मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर तेनमा ने एक क्रिमिनल की मदद करी थी जो कि लॉयर था, लेकिन उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा था बल्कि उसकी जान बचा ली थी और उसके बाद वहाँ से भाग गए थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत होती है। डॉक्टर तेनमा अभी भी जोहान को ढूंढने में लगे हुए थे। वो बस किसी भी एक कड़ी को ऐसा पकड़ना चाहते थे जहाँ से वो पूरे पास्ट को अच्छी तरीके से देख सके। इसी के कारण वो लिबर्टीज के घर पे जाते हैं, यानी कि उस घर पे जिसने पहली बार जोहान और उसकी बहन को अडॉप्ट किया था। अब वो उस घर के सामने पहुंच गया था और साथ ही में डॉक्टर तेनमा के साथ एक रियल एस्टेट वाला ब्रोकर भी था जो कि उन्हें लिबर्टी का घर ही दिखाने आया था। कुछ ही देर में इस ब्रोकर को पता चल जाता है कि डॉक्टर तेनमा इस घर को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है बल्कि इस घर के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। तो ये ब्रोकर मना कर देता है कि क्या आपको समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, बल्कि यहाँ से 10 साल हो गए लोगों को गए हुए। जब से यहाँ पे ईस्ट जर्मनी वाला कांड हुआ था उसके बाद में सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं। और रही बात घर की, तो अगर आपको घर खरीदने में इंटरेस्ट है तो आप मुझसे बात करिए, नहीं तो मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर तेनमा इस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट करते कि आप प्लीज मुझे थोड़ी तो बात बता दीजिए कि आखिर यहाँ पे जो लिबर्टीज रहते थे उनके आस पड़ोस में कौन रहते थे, उनसे रिलेटेड आपको क्या क्या पता है, और अगर उनसे रिलेटेड किसी को कुछ भी पता है तो आप मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। तब ये ब्रोकर डॉक्टर तेनमा की इन बातों को सुन के एक आदमी के बारे में बता देता है कि 10 घर छोड़ के यहाँ पे एक आदमी है, वो काफी सालों से रहता है और शायद हो सकता है कि लिबर्टीज के बारे में जानता हो। जिसके बाद में डॉक्टर तेनमा इसी आदमी के पास चले जाते हैं और उसके बाद में पूछने लगते हैं कि आज से 10 साल पहले जो यहाँ पे लिबर्टी फैमिली रहा करती थी, क्या आपको उनके बारे में कुछ भी पता है, क्या उनके बच्चे थे, क्या इनमें से आप किसी को भी जानते हैं। तो ये आदमी काफी ज्यादा याद करता है, फिर कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, उन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट किया था, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों बहुत ही प्यारे बच्चे थे। तो डॉक्टर तेनमा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछते कि आगे क्या पता है आपको, वो बच्चे कहाँ पर होंगे, क्या आपको थोड़ा भी पता है कि उसके बाद में वो बच्चे कहाँ पर गए थे। तो ये आदमी बताता है कि हाँ उसके बाद में वो बच्चे ऑर्फनेज सेंटर में चले गए थे। डॉक्टर तेनमा पता पूछते हैं कि वो ऑर्फनेज सेंटर कहाँ पर होगा, जब डॉक्टर तेनमा को ये आदमी 511 किंडरहाइम के बारे में बताता है कि वो बच्चे वहीं पे गए थे। जिसके बाद में डॉक्टर तेनमा इसी पते पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके होश तब उड़ जाते हैं जब उनके आंखों के सामने बिल्कुल एक खंडर सी जगह पड़ी थी जहाँ पे अब बच्चे का तो नामो निशान नहीं बल्कि काफी सारे भूत प्रेत आत्माएं जैसे जरूर घूमती होंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे इस जगह पे कोई तो हादसा हुआ होगा। डॉक्टर तेनमा इस खंडर को घूर ही रहे थे कि जैसे अंदर से निकल के कोई उनसे बात कर ले, तभी एक बूढ़ी सी औरत पास में से चलती हुई आती है और कहती है कि अच्छा हुआ जो ये जगह बंद हो गई, और उससे भी अच्छा ये होगा कि जल्द से जल्द ये जगह बदल जाए, क्योंकि यहाँ पे जल्दी एक शॉपिंग मॉल बनने वाला है। इस जगह की चीखें तो आज तक लोगों को सुनाई देती है। डॉक्टर तेनमा इस आंटी से पूछते हैं कि क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है कि यहाँ के लोग कहाँ गए हैं, काम करने वाले कहाँ गए हैं, बच्ची कहाँ पर है, क्या आप किसी के बारे में भी जानती हैं। तो ये पहले तो औरत मना करती है, लेकिन बाद में याद करके बताती है कि सब लोगों में से एक आदमी जिंदा बचा था और वो आदमी हार्टमैन है, और इस आदमी का पता भी ये औरत बता देती है। डॉक्टर तेनमा हार्टमैन के नाम से घर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है जो कि थोड़ा सा इंजर्ड था। डॉक्टर तेनमा उसे रोकते हैं, हार्टमैन के बारे में पूछते हैं तो ये बच्चा कुछ भी जवाब नहीं देता, काफी ज्यादा अकड़ दिखाता है। लेकिन डॉक्टर तेनमा एक डॉक्टर थे तो उसने उस बच्चे का इलाज किया और उसे कहा कि अब जाके वापस गिर पड़ मत जाना। डॉक्टर तेनमा को हार्टमैन का घर मिल चुका था और वो उनके घर में एंटर कर जाते हैं जहाँ पे उन्हें दीवार पे कई सारी फोटोज लगी हुई दिखाई देती है। तो डॉक्टर तेनमा पूछ लेते हैं कि आखिर ये सारे बच्चे कौन हैं और आपके क्या लगते हैं, जहाँ पे हार्टमैन बताते हैं कि ये सारे वही बच्चे हैं जिन्हें मैंने पाला है, मैंने बड़ा किया है, मैंने इनका ध्यान तब तक रखा जब तक ये बच्चे या तो अडॉप्ट नहीं हो गए या फिर बड़े नहीं हो गए जिससे कि वो खुद कमा वमा ना सके। इनमें से कई बच्चे तो काफी अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी चले गए हैं। डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन हार्टमैन कहते हैं कि नहीं ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे काम लगता ही नहीं है बल्कि बिल्कुल अपनापन लगता है। पता चलता है कि हार्टमैन यहाँ पे एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट का ऑफिसर हुआ करता था। पता चलता है कि ये जो ऑर्फनेज सेंटर था वो गवर्नमेंट से काफी ज्यादा लिंक था और गवर्नमेंट जैसा जैसा इसके ऊपर काम करवाना चाहती थी वैसा वैसा काम जब नहीं हुआ तब हार्टमैन ने अपने तरीके से बच्चों को संभालना शुरू किया, क्योंकि उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं आई और हार्टमैन के पास में भी कुछ इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उन्हीं की मदद से हार्टमैन ने काफी सारे बच्चों की मदद करी। हार्टमैन बताते हैं कि जैसा ये किंडरहाइम दिखा करता था वैसा था नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारे क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस के बच्चे आया करते थे जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता था, या फिर जो बड़े से इलीगल काम करने वाले क्रिमिनल्स हैं वो बच्चे अपने नहीं पाल सकते थे। यहाँ के बच्चे ना तो आपस में अच्छे से बिहेव किया करते थे और ना ही कोई अथॉरिटी उन्हें अच्छे से संभाला करती थी, लेकिन इसके अंदर जो काम करने वाले जितने भी मेंबर्स थे वो इन बच्चों के साथ में बदसलूकी किया करते थे, उनसे इलीगल काम करवा देते जैसे ड्रग डीलिंग वगैरह। गवर्नमेंट को लगता था कि काम तो अच्छे से हो रहा है, लेकिन इस ऑर्फनेज सेंटर के अंदर बच्चों को तो क्रिमिनल बनाया जा रहा था। यहाँ पे बच्चे नॉर्मल तरीके से बड़े हो ही नहीं सकते थे, माहौल काफी ज्यादा गंभीर था। डॉक्टर तेनमा को ये चीजें सुन के काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि अब उन्हें पता चलता जा रहा था कि जोहान इसी सिचुएशन के अंदर बड़ा हुआ होगा, तो आखिर वो आज ऐसा है तो उसके पीछे जरूर यही सब कारण रहे होंगे। डॉक्टर तेनमा आगे जानना चाहते थे कि आखिर वो जो दोनों बच्चे थे यानी कि जोहान और आना, उनके साथ में क्या हुआ था। हार्टमैन बताते हैं कि वो लड़की हमारे पास ज्यादा टाइम तक नहीं रही थी बल्कि चली गई थी किसी दूसरे ऑर्फनेज सेंटर में, लेकिन जोहान यहीं पे था। हार्टमैन जोहान का नाम लेते लेते अपने
आप में ही कांपने लग जाते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही भयंकर कहानी हो उसके पीछे। हार्टमैन बताने लगते हैं कि जोहान ने वहाँ पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करा था। हार्टमैन कुछ आगे बता पाते हैं उससे पहले तो यहाँ पे वो छोटा सा बच्चा आ जाता है। इस बच्चे का नाम डेटर था। हार्टमैन डेटर को कहते हैं कि आओ सर को हाय हेलो करो, लेकिन डेटर बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। डॉक्टर तेनमा हार्टमैन से आगे की स्टोरी पूछने लगते हैं, लेकिन हार्टमैन मना कर देते हैं कि मैं बच्चे के सामने इतनी बड़ी बात नहीं कर सकता, बच्चा डर जाएगा। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं भी काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ, मैं आपसे कल मिलने के लिए आता हूँ। इस वक्त हार्टमैन ने कोई फॉर्मेलिटी नहीं की थी डॉक्टर तेनमा को रुकने के लिए, लेकिन तभी ये छोटा सा बच्चा डॉक्टर तेनमा के पीछे जाके खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो उन्हें रोकना चाहता हो। तो अब हार्टमैन को यहाँ पे फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है और वो डॉक्टर तेनमा को डिनर के लिए रोक लेते हैं। डॉक्टर तेनमा भी रुक जाते हैं और ये लोग मिलकर आपस में डिनर वगैरह करने लगते हैं, जहाँ पे डॉक्टर तेनमा डेटर से पूछते हैं कि आखिर वो बच्चा क्या करता है, उसे क्या पसंद है। डेटर बताता है कि उसे फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है। अब डॉक्टर तेनमा इस घर से निकल जाते हैं, ये कहकर कि वो कल जरूर आएंगे। उनके जाते ही ऐसा लगता है कि जैसे हार्टमैन डेटर के पास जाते हैं और बहुत ही बुरी नजरों से उसे देखते हैं। डॉक्टर तेनमा जिस जगह से जा रहे थे उन्हें वहाँ पे शॉप के अंदर एक बहुत ही अच्छी फुटबॉल मिलती है, तो उन्हें लगता है कि डेटर को जरूर देनी चाहिए। इसी के कारण वो फुटबॉल खरीद के आने लगते हैं। गाइस एक बार पहले भी डॉक्टर तेनमा ने मिस्टर जंकर के लिए एक गिफ्ट खरीदा था और तब वो भाग गए थे। सेम सीन यहाँ पे भी होता है कि जैसे डॉक्टर तेनमा उस बच्चे के लिए यहाँ पे बॉल लेकर आते हैं तो उन्हें अंदर से आवाजें आने लगती है। तो डॉक्टर तेनमा जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं कि गेट खोलिए हार्टमैन, गेट खोलिए। जब कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोलता तो डॉक्टर तेनमा खुद ही अंदर चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि डेटर जमीन पे गिरा हुआ है। वो हार्टमैन से पूछते कि आखिर इसे क्या हुआ है, इसे इतनी लगी कैसे है और इसे दर्द कहाँ पर हो रहा है, आप जल्दी जाइए एम्बुलेंस बुला के लाइए। हार्टमैन यहाँ पे बोलते हैं कि ये बच्चा बस खेल रहा था और कुर्सी से नीचे गिर गया। अब जो डॉक्टर तेनमा थे वो पूरी बॉडी चेक करने लगते हैं डेटर की कि आखिर इसे दर्द कहाँ पर हो रहा है और इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो पता चलता है कपड़े उतारने पे कि डेटर की तो पूरी बॉडी पे इतने ज्यादा घाव और निशान लग रखे थे कि साफ पता चल रहा था कि उसे किसी ने मारा पीटा है। डॉक्टर तेनमा मन ही मन सोचने लगते हैं कि उसकी 2 हड्डियां टूटी हुई है, 2 पसलियां टूटी हुई है, कंधा डिसलोकेट हो रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ चेयर से गिरने से इतने बड़ा हादसा नहीं हो सकता। वो हार्टमैन से पूछते हैं कि आखिर इसे ऐसा कैसे हुआ, जहाँ पे हार्टमैन कहते हैं कि अब तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन डॉक्टर तेनमा भड़क जाते हैं और गुस्से के अंदर पूछते हैं कि बताओ आखिर डेटर के साथ में ऐसा किसने किया और क्यों किया। जहाँ पे अब हार्टमैन समझ जाते हैं कि तुम इस बच्चे को ऐसे चेक कर रहे हो जैसे कि कोई डॉक्टर हो, यानी कि तुम डॉक्टर तेनमा हो ना, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब तो डॉक्टर तेनमा भड़क जाते हैं और अपने पास रखी बंदूक भी निकाल लेते हैं और हार्टमैन से पूछते कि बताओ आखिर तुमने इस बच्चे के साथ क्या किया और क्यों किया ऐसा, मैं तुम्हें अब इस बच्चे को बिल्कुल नहीं दूंगा। डॉक्टर तेनमा डेटर को अपनी गोद में उठाते और वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते हार्टमैन डॉक्टर तेनमा को कहते हैं कि वैसे तुम पे मर्डर का केस लग ही रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जोहान को ढूंढ लोगे, उसे मार दोगे, ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अब तो इस बच्चे को लेके जा रहे हो तो मतलब तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग का भी केस लग चुका है, तुम बच ही नहीं सकते। लेकिन डॉक्टर तेनमा कोई बात नहीं सुनते और डेटर को अपने साथ लेके जाने लगते हैं। रास्ते में डेटर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन डॉक्टर तेनमा उसे शांत करते हैं। डेटर बोलने लगता है कि कल का दिन बहुत बुरा है, कल के दिन में अंधेरा है, दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है। तो डॉक्टर तेनमा पूछते हैं डेटर से कि आखिर तुमने ये सारी बातें कहाँ से सीखी, तुम ये सारी बातें क्यों बोल रहे हो। तो डेटर कहता है कि ये सब कुछ मुझे हार्टमैन ने सिखाया है, असलियत में तो यही चीजें है ना। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कल का दिन बहुत अच्छा होगा और दुनिया में बुराइयां नहीं है, दुनिया में सारी चीजें अच्छी भी है। बातों ही बातों में डॉक्टर तेनमा डेटर को अब वो बॉल भी देते हैं जो कि वो उसके लिए लाए थे और डेटर इस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब डॉक्टर तेनमा खुद भी डरे हुए थे क्योंकि उनके ऊपर एक क्रिमिनल का नाम लगा हुआ था। कैसे तैसे करके वो हॉस्पिटल में चले तो जाते हैं और वहाँ पे डेटर को एडमिट भी करा देते हैं, लेकिन आगे जाके वो क्या बात करते, किसको क्या कह सकते थे कि वो बच्चा कहाँ से आया है, उसके पेरेंट्स कौन है, बच्चे के साथ में ऐसा हुआ कैसे। तो वो नर्स को कहते हैं कि मैं बस 2 घंटे के अंदर वापस लौट के आता हूँ, आप इस बच्चे का ध्यान रखिएगा और अगर कोई भी आता है तो किसी को भी इस बच्चे के साथ जाने मत दीजिएगा। पता चलता है कि इस हॉस्पिटल के अंदर एक बस एक्सीडेंट वाले काफी सारे पेशेंट आ रखे हैं और इसी के कारण पुलिस वाले भी आ रखे थे। डॉक्टर तेनमा को तो यहाँ से फुर्ती से जाना पड़ता है क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहे तो पकड़े जाएंगे। तभी यहाँ पे डॉक्टर तेनमा को याद आता है कि हार्टमैन ने एक और ऑर्फनेज सेंटर के बारे में बताया था जिसका पता 47 नंबर का है। तो डॉक्टर तेनमा को अभी यही सही जगह लगती है कि शायद वो इस छोटे से बच्चे यानी कि डेटर को इस ऑर्फनेज सेंटर में छोड़ सकते हैं। तो वो इस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक लेडी मिलती है, लेकिन लेडी उस बच्चे को रखने से मना कर देती है। ये लेडी कहती है कि ना तुमने अपना नाम बताया, ना पता बताया, ना इस बच्चे के बारे में बता रहे हो, ना ये बता रहे हो कि बच्चा आया कैसे है, मैं ऐसे कैसे उस बच्चे को रख लूं। तब डॉक्टर तेनमा को याद आता है कि अब कुछ ना कुछ बात तो करनी पड़ेगी। इसी के कारण वो एना का नाम लेता है। एना का नाम सुनते ये लेडी पहचान जाती है कि अच्छा वो 10 साल पहले आई हुई लड़की, वो कैसी है, कहाँ पर है, क्या करती है। डॉक्टर तेनमा बताते हैं कि वो लड़की बहुत बड़ी हो गई है, वो अभी ग्रेजुएशन करी है, वो लॉयर बनने वाली है। ये लेडी एना के बारे में बात सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वो बच्ची बहुत स्मार्ट थी और मुझे हमेशा से पता था कि वो बहुत कुछ कर सकती है। जिसके बाद अब वो कहीं ना कहीं डॉक्टर तेनमा के ऊपर बिलीव करने लगी थी और आगे की बातें बताने लगती है क्योंकि डॉक्टर तेनमा दोनों ट्विंस बच्चों के बारे में पूछना चाहते थे। तो ये लेडी बताती है कि हमें चेकोस्लोवाकिया की बॉर्डर पे वो दोनों बच्चे मिले थे, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, उन्हें लिबर्टी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। असल के अंदर अडॉप्ट तो सिर्फ और सिर्फ लड़के यानी कि जोहान को किया था, लेकिन वो अपनी बहन से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसने अपनी बहन को कभी छोड़ा ही नहीं बल्कि अपनी बहन को भी अडॉप्ट करवा लिया।
दिया, जिसके बाद वो लिबर्टी फैमिली में गए। तभी यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि वॉशरूम जाने के लिए आई थी, लेकिन दरवाजा नहीं दिखता तो वो खड़ी खड़ी रोने लग जाती है। तभी ये लेडी वापस लौटती है, उसे गले से लगाती है, चुप कराती है और सही रास्ता दिखाती है। वो डॉक्टर तेनमा को कहती है कि छोटे बच्चों को संभालना, अनाथ बच्चों को संभालना इतना आसान काम नहीं है। उनके पास में माँ बाप नहीं होते, उन्हें बस प्यार की जरूरत होती है। डॉक्टर तेनमा इस लेडी से ऑर्फनेज के बारे में कहते हैं कि मुझे पता चला है कि जर्मनी के अंदर काफी सारे ऐसे ऑर्फनेज सेंटर है जो कि बहुत ज्यादा बुरे हैं। तो ये लेडी जवाब देती है कि सारे ऑर्फनेज सेंटर ऐसे नहीं होते हैं। इस ऑर्फनेज सेंटर को 47 के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 511 जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ऑर्फनेज सेंटर के ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। ये किसी और गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल होता है। जहाँ पे लेडी बताती है कि 511 किंडरहाइम जो ऑर्फनेज सेंटर है उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रखा था, यानी कि वहाँ के बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था। और इसी एक बहुत बड़े शॉकिंग सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 12 की शुरुआत होती है, जहाँ पे लेडी बताती है कि किंडरहाइम के अंदर एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे बच्चों के ऊपर उन्हें सोल्जर बनने के लिए काफी ज्यादा फोर्स किया जाता था। वो बच्चों की साइकोलॉजी बदल दिया करते थे, उन्हें इंसान नहीं बनाते थे, बल्कि उन्हें वही सारी चीजें सिखाया करते थे जो कि एक खतरनाक इंसान बनने के लिए जरूरी है। एक ऐसा रिसर्च जिससे कि पता लगाया जा सके कि बच्चे कितने हद तक खतरनाक हो सकते हैं। बच्चों को अलग अलग ग्रुप के अंदर बांट दिया जाता था, उन्हीं बच्चों को आपस में लड़वा दिया जाता था कि कौन सा बच्चा किसको मार सकता है और किस हद तक मार सकता है। वो बच्चों को इमोशन लेस बच्चे बना रहे थे, जिनके अंदर किसी भी तरीके का कोई इमोशन नहीं हो। लेकिन इस चीज को साबित करने के लिए कोई भी सबूत बाकी नहीं बचा, क्योंकि जैसे ही बाकी के लोगों ने इस ऑर्फनेज सेंटर के बारे में जानने की कोशिश करी तो वहाँ के सारे सबूत मिटा दिए गए। जो जो लोग काम किया करते थे उन सब लोगों ने जॉब छोड़ दी, वो सब भाग गए। लेकिन एक आदमी अभी भी जिंदा है और वो इसी शहर के अंदर है और उसने अपने ऊपर से सारे ब्लेम्स भी हटवा लिए हैं। वो आदमी बच्चों का साइकाइट्रिस्ट तो था ही, लेकिन साथ ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का ऑफिसर भी था। तेनमा समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि हार्टमैन की बात हो रही है। जिसके बाद वो छोटी सी बच्ची वापस बाहर आती है तो ये लेडी उसे एक बार फिर से प्यार करके अपने कमरे में सोने के लिए भेज देती है। ये लेडी बताती है कि उसके बाद अगर किसी ने जानने की भी कोशिश करी तो उस इंसिडेंट के बाद में कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि आखिर क्या हुआ था 511 में, ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ था। ये लेडी एकदम से चुप हो जाती है और कहती है कि शायद मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा बता दिया है, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहिए। और अब तो मुझे भी काफी ज्यादा फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। जिसके बाद में सीनिया हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। अब तक डेटर का काफी सारा इलाज कर दिया गया था और अभी वो अच्छी तरीके से सो रहा था और अपनी बॉल मांगता है, लेकिन नर्स कहती है कि अभी तुम ठीक नहीं हो, बल्कि अभी तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद तुम खेलना। जिसके बाद सीन वापस से डॉक्टर तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ये लेडी बताती है कि उस ऑर्फनेज सेंटर के ऊपर कुछ रूल्स लगा दिए गए थे, लेकिन ये रूल्स तब एकदम खराब हो गए थे जब वहाँ के डायरेक्टर की मौत हो गई थी। वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्टर थे वो आपस में लड़ने लगे डायरेक्टर बनने के लिए। बच्चे जो पहले से लड़ा करते थे अब वो और ज्यादा लड़ने लगे थे। सबसे अमेजिंग बात तो ये थी कि वहाँ पे जो लड़का जोहान था वो जिंदा बच गया और निकल गया वहाँ से। तो डॉक्टर तेनमा पूछते कि आखिर हुआ क्या था वहाँ पे, सब आपस के अंदर झगड़ा क्यों कर रहे थे। जहाँ पे लेडी बताती है कि सारे लोग एक साथ में मर गए। डॉक्टर तेनमा के तो होश उड़ जाते कि आखिर इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे कैसे मर सकते हैं। अनाथ बच्चे, इंस्ट्रक्टर, हर कोई मर गया, सबने एक दूसरे को ही मार डाला। सीन वापस से डेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता जो कि बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि अब उसकी लाइफ चेंज होने वाली थी। तभी यहाँ पे एक नर्स आती है जो कि बच्चे को बोलती है कि तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं। डेटर तो खुश हो रहा था कि शायद यहाँ पे डॉक्टर तेनमा आए हैं, लेकिन डेटर को लेने के लिए डॉक्टर तेनमा नहीं बल्कि हार्टमैन ही आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। डेटर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था और पूछता भी है कि क्या हम घर नहीं जा रहे हैं। तो हार्टमैन कहता है कि नहीं, आज हम घर बिल्कुल नहीं जाएंगे। और डेटर रोने लगता है कि उसे उस जगह पे बिल्कुल नहीं जाना जहाँ पे हार्टमैन उसे लेके जा रहा है। वो डेटर को बहुत ही अलग तरीके की नजरों से देखता है और कहता है कि क्या तुम एक अच्छे बच्चे नहीं हो, जबकि डेटर कंटिन्यूअसली अपना हाथ ही छुड़वा रहा था कि उसे उस जगह पे नहीं जाना है। तेनमा अब जब वापस से इस बच्चे को लेने के लिए आते हैं तो पता चलता है कि बच्चा तो जा चुका है। तो वो नर्स के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तो आपस की नर्स बात करने लगती है कि तुम कितने बुरे इंसान हो, वो जो आदमी आया था वो उसका ऑफिशियल पेरेंट था और वो कितना जेंटलमैन आदमी था, तुम देखो तुम आखिर क्या कर रहे हो। अब तेनमा किसी और को तो कुछ भी नहीं बता सकते थे, इसी के कारण उन्हें भी वहाँ से जाना पड़ता है। तेनमा फटाफट से हार्टमैन के घर पे पहुँच जाते हैं, जिसके बाद में अंदर आवाज देते हैं, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला था। डॉक्टर तेनमा घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे पहले तो कोई भी नहीं था। साथ ही में वो अब हार्टमैन की स्टडी के अंदर भी पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं। डॉक्टर तेनमा जब वहाँ की ड्रॉर ओपन करते हैं तो काफी सारी पिक्चर्स दिखाई देती है। काफी सारे बच्चों के साथ में इंस्ट्रक्टर वगैरह खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि ये सारी फोटोज एक ही जगह पे ली गई है। कुछ फोटोज को चेंज करने के बाद में डॉक्टर तेनमा के हाथ में एक पिक्चर आती है जो कि जोहान की थी, लेकिन उनके होश तब उड़ जाते हैं जब जोहान के साथ में कोई और ही अलग आदमी था। अब आखिर ये आदमी कौन हो सकता है। तभी जोहान की फोटो के पीछे डॉक्टर तेनमा को 511 दिखाई देता है और डॉक्टर तेनमा समझ जाते हैं कि आज सुबह वो जिस जगह पे खड़े थे 511 किंडरहाइम, ये उसी जगह की तस्वीर है और इस वक्त जरूर हार्टमैन भी डेटर को वहीं पे लेकर गया होगा। डॉक्टर तेनमा अब 511 के खंडर में ही पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो इधर उधर ढूंढ रहे थे कि डेटर उन्हें कहाँ मिलेगा। तभी सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई बॉल उन्हें मिलती है और वो जब सामने की
तरफ देखते हैं तो वहाँ का नजारा बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर आग जल रही थी, वहाँ पे एक कुर्सी पड़ी थी, डेटर उसके ऊपर बैठा था, लेकिन इस वक्त उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया है। उसकी आंखें बिल्कुल अजीब सी हो रखी थी और उसके पीछे खड़ा था हार्टमैन, जिसके हाथ में एक गन भी थी। हार्टमैन यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि असल के अंदर ये जो बच्चा है वो बिल्कुल साधारण बच्चा है। ये बच्चा जोहान के जैसे ना तो देख पा रहा है ना उसके जैसे समझ पा रहा है। 10 साल पहले यहाँ पे हर कोई मर गया था, सारे बच्चे, सारे इंस्ट्रक्टर, सबने एक दूसरे को मार दिया था। तुम्हें पता है मरने वाले लोग कितने थे? पूरे 50 लोग थे, और जो जोहान था वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे बैठ के वो सारी की सारी चीजें देख रहा था। हार्टमैन जिसके बाद डॉक्टर तेनमा को कहते हैं कि मैंने जोहान से पूछा था कि आखिर तुमने क्या किया यहाँ पे कि सारे लोगों ने एक दूसरे को जान से मार दिया। तो जोहान हार्टमैन को जवाब देते हैं कि उसने एक तेल का कपड़ा लेके आग के अंदर डाल दिया, जिससे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आग लग गई। जिसके बाद में हार्टमैन डॉक्टर तेनमा से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इसका मतलब समझ में आया? तो डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो हार्टमैन बताते हैं कि इसका मतलब है कि सारे लोग जब एक साथ में अगर इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच में नफरतें तो होती है, और अगर उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया जाए तो लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जोहान इतना ज्यादा मैनिपुलेटिंग दिमाग वाला लड़का था कि अगर वो कोई भी किसी भी तरीके की बात कर देगा तो इंसान उससे मैनिपुलेट हो सकता है। इसके चक्कर में उसने 50 लोगों को आपस में भिड़वा दिया। वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का छोटा बच्चा था और तब भी उसने इतना बड़ा काम कर दिया। उसने अपनी एक फिंगर तक भी नहीं हिलाई थी। डॉक्टर तेनमा का कहना था ये सब कुछ तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हुआ, तुमने उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद करी है। तब हार्टमैन कहते हैं कि तुम बहुत गलत हो, हमने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। वो पैदा ही ऐसे हुआ था, वो एक लीडर था। ऐसे बच्चे बहुत स्पेशल बच्चे होते हैं जो कि हमेशा सबको लीड किया करते हैं। उसने कुछ सीखा नहीं था, बल्कि वो बॉर्न एंड बॉट अप एक मॉन्स्टर ही पैदा हुआ था। जोहान कहा करता था कि दुनिया में एक दिन ऐसा आएगा जब सब एक दूसरे को मार देंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और आखिर में जो जिंदा बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ जोहान होगा। यानी कि वो दुनिया के अंदर कितना कुछ तबाही लाना चाहता है। जिसके बाद अब हार्टमैन जो था वो डेटर को जोहान से कंपेयर करने लगता है और कहीं ना कहीं उसको जोहान जैसा बनाने की कोशिश करता है और वापस से इन्फ्लुएंस करता है कि कल की दुनिया बहुत ज्यादा बेकार है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो जोहान के जैसे होना चाहिए था। तुम देख क्यों नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं? तुम देखो ना। वो डेटर के सर पे बंदूक रख देता है और कहीं ना कहीं उसे मार भी रहा था। अब तो डॉक्टर तेनमा को भी लगा था कि बात हाथ से जाती जा रही है। इसी के कारण डॉक्टर तेनमा अपने पास में रखी हुई गन बाहर निकाल लेते हैं और हार्टमैन को कहते हैं कि अभी के अभी तुम पीछे हो जाओ, और वो डेटर को आवाज देने लगते हैं कि डेटर तुम नीचे उतरो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते तो मत रहो। जहाँ पे हार्टमैन हंसने लग जाता है और कहता है कि ये मेरा बच्चा है, इसे मैंने पाला है, ये तुम्हारे पास तो कभी नहीं आएगा। आखिर तुम्हारे पास ये क्यों आएगा जबकि मैंने इसे इतना कुछ सिखाया है? डॉक्टर तेनमा वापस से डेटर को कहते हैं कि डेटर तुम नीचे उतर जाओ, सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तुम बस हिम्मत करो और नीचे आ जाओ। अगर इसने कुछ भी किया तो मैं गन चला दूंगा और इसे जान से मार दूंगा, तुम नीचे उतरो। हार्टमैन कहते हैं कि तुम जोहान को ढूंढना चाहते हो ना, तो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, जाके जनरल वुल्फ को ढूंढो, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले जोहान के बारे में जनरल वुल्फ को ही पता चला था कि आखिर वो किस तरीके का बच्चा है। डॉक्टर तेनमा ये भी पहचान गए थे कि वुल्फ वही होगा जिसकी फोटो जोहान के साथ में थी, और वो फोटो उन्होंने हार्टमैन की स्टडी में देखी थी। जिसके बाद डॉक्टर तेनमा वापस से डेटर को समझाते हैं कि अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें मेरे पास रहना है या इसके पास रहना है। लेकिन तभी यहाँ पे एकदम से मूवमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि डेटर अपनी जगह से खड़ा हो गया था। हार्टमैन की सारी हंसी गायब हो गई थी और डेटर यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। हार्टमैन चिल्लाता रह जाता है, डेटर वापस आओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम पे बहुत इन्वेस्ट किया है, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। जबकि डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि डेटर तुम कर सकते हो, धीरे धीरे नीचे उतरते जाओ, और डेटर आखिरकार नीचे उतर जाता है। वहीं पे पीछे से हार्टमैन कुछ भी नहीं कर पाता, वो खुद की बंदूक भी नीचे छोड़ देता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो हार गया है और डेटर अब उसके पास कभी लौट के नहीं आएगा। वो बस रोता रह जाता है कि डेटर वापस आओ, डेटर वापस आओ, लेकिन डेटर नहीं आता। हार्टमैन लास्ट के अंदर भी बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है डेटर को कि कल की दुनिया बहुत ज्यादा खराब है, लोग एक दूसरे को जान से मार देंगे, मैं तुम्हें यहाँ पे रह के मजबूत बनाऊंगा। लेकिन डेटर नीचे उतर के बोलता है कि डॉक्टर तेनमा ने मुझे कहा है कि कल का दिन बहुत सुंदर है और दुनिया में इतनी बुराई नहीं है। अब तेनमा अपने साथ में डेटर को लेके निकल जाते हैं उस बुरी सी जगह से। डॉक्टर तेनमा डेटर को समझाते हैं कि यहाँ से कुछ ही देर के अंदर एक बस आएगी, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, वो बस तुम्हें एक जगह पे उतारेगी, वहाँ पे तुम ये लेटर दे देना, तुम्हें वहाँ एक इंस्ट्रक्टर मिलेगी जो कि दिखने में थोड़ी सी खड़ूस है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने तुम्हारी वहाँ पे बात कर रखी है। असल के अंदर डॉक्टर तेनमा यहाँ पे 47 की बात कर रहे थे, यानी कि वो ऑर्फनेज सेंटर जहाँ की लेडी से वो जस्ट अभी अभी मिल के आया था, और ऑर्फनेज सेंटर की लेडी से उसने डेटर के बारे में बात भी कर रखी थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर तेनमा आगे बढ़ते हैं तो डेटर अपनी बॉल आगे कर देता है, कहीं ना कहीं वो जाना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर तेनमा मना भी करते हैं कि बेटा मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, यहाँ का सफर अब तुम्हें आगे खुद तय करना होगा। लेकिन जो डेटर था वो जाता ही नहीं है और बार बार में अपनी बॉल डॉक्टर तेनमा की तरफ फेंक देता है। और इसी के साथ गाइस ये 12th एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में गाइस हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कि कैसे एक छोटे से बच्चे डेटर के साथ में एक बहुत बड़ा पास्ट जुड़ा हुआ था, यानी कि वो बच्चा भी उसी ऑर्फनेज सेंटर के
के अंदर था जहाँ पे आज से कई सालों पहले जोहान भी रहा करता था, और वो बच्चा अभी डॉक्टर तेनमा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर तेनमा ने इस बच्चे को भी एक नई जिंदगी दी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 13 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक डॉक्टर दिखाए जाते हैं जिनका नाम डॉक्टर शूमन था, और वो किसी लेडी के दरवाजे को बार बार खटखटा रहे थे, लेकिन अंदर रहने वाली लेडी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी डॉक्टर शूमन की बात सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें ट्रीटमेंट कराना ही नहीं था। वो डॉक्टर शूमन को बहुत बुरा भला बोल के यहाँ से जाने के लिए कहती है, जबकि डॉक्टर शूमन बस उनका भला चाहते थे और उनकी तबीयत ठीक करना चाहते थे। इसी वक्त शूमन के पास में एक इन्फॉर्मेशन आती है कि इनके गाँव का एक बेवड़ा था जिसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन एक आदमी ने उसका इलाज किया है। जब डॉक्टर शूमन हॉस्पिटल आके देखते हैं तो उनकी नर्स कहती है कि यहाँ पे एक आदमी आया था और वो कह रहा था कि इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, इसी के कारण वो फर्स्ट एड कर रहा है। डॉक्टर शूमन नर्स को डांटते भी है कि आखिर तुमने ऐसे कैसे किसी को यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए दिया। तो ये नर्स कहती है कि इस आदमी की सच में हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इसी के कारण उसने थोड़ी मदद कर दी, और साथ ही में वो नोट भी लिख कर गया है। शूमन जब जाके एक नोट पढ़ते हैं तो उस पे लिखा हुआ था कि ये आदमी बहुत ज्यादा गरीब था, इसके पास पैसे चुकाने के लिए नहीं थे, इसी के कारण मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया और इसीलिए वो हॉस्पिटल भी नहीं आ रहा था। डॉक्टर शूमन को बहुत गुस्सा आता है और डॉक्टर शूमन कहते हैं कि जरूर किसी बड़े शहर का डॉक्टर होगा जो कि बहुत नामी गिरामी होगा, मैं भी जाके देखता हूँ कि आखिर उसने मेरी इंसल्ट कैसे करी। तो नर्स कहती है कि लेकिन आप इस आदमी को तो देख के जाइए, इसका बस फर्स्ट एड हो रखा है। तो डॉक्टर शूमन कहते हैं कि नहीं, इसका बिल्कुल परफेक्ट इलाज हो रखा है। जिसके बाद सीन यहाँ एक रेस्टोरेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेटर को डॉक्टर तेनमा अपने साथ ले आए हैं। ये दोनों एक साथ बैठ के खाना पीना खा रहे थे, जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, दोस्त बनाने पड़ेंगे। तो डेटर कहता है कि मेरे तो पहले से ही दोस्त हैं, और वो डॉक्टर तेनमा की तरफ इशारा कर देता है। यहाँ पे डॉक्टर शूमन पहुंच जाते हैं और डॉक्टर तेनमा को बहुत बुरा भला कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे ही गाँव में आके, मेरे ही हॉस्पिटल में आके इलाज करके जाने की, ऊपर से पैसे रख के जाने की। मुझे भी पता है कि वो बहुत गरीब है और मैं उससे कभी भी पैसे नहीं लेता। तो डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि बस मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी मदद कर देनी चाहिए थी, बस मैंने इसीलिए उसकी मदद कर दी, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। जिसके बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था जिसका नाम हैंस था। ये पुलिस ऑफिसर डॉक्टर शूमन से हाय हेलो करता है और उसके बाद में डॉक्टर शूमन हैंस को कहते हैं कि तुम अपनी माँ को हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर आते। जहाँ पे हैंस कहता है कि अरे मुझे पता है मेरी माँ बहुत अच्छी है, भली चंगी है, उन्होंने मुझे इतना बड़ा कर दिया, आखिर उन्हें क्या होगा। जहाँ पे डॉक्टर शूमन कहते हैं कि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, क्या ये बात तुम समझ नहीं पाते, और वो हॉस्पिटल आना भी नहीं चाहती, तुम उन्हें क्यों नहीं लेकर आते। जहाँ पे हैंस डॉक्टर शूमन की बात तो इग्नोर करता है और पीछे खड़े हुए आदमी के लिए पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पे देखा है। लेकिन डॉक्टर शूमन बात बदल देते और कहते हैं कि ये मेरा जूनियर है, यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आया है और इसका नाम डॉक्टर चान है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर तेनमा इस वक्त अपना मुंह छुपा रहे थे। डॉक्टर तेनमा यहाँ से जाने लगते हैं और डॉक्टर शूमन को थैंक यू करते हैं कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। डॉक्टर शूमन कहते हैं कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल के नामी गिरामी डॉक्टर होंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं हो, अगर ऐसा कुछ होता तो तुम्हें बहुत घमंड होता, लेकिन तुम वैसे नहीं हो। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी मदद करी, न जाने मैं ये कैसे रीपे कर पाऊंगा। तो डॉक्टर शूमन कहते हैं कि अच्छा अब तुम्हें रीपे ही करना है तो चलो फिर मेरे साथ चलो। वो डॉक्टर तेनमा को गाँव के अलग अलग घरों में लेके जाते हैं और उसके बाद कई सारे लोगों का इलाज करवाते हैं। पता चलता है कि यहाँ के सारे लोग डॉक्टर शूमन को बहुत अच्छा मानते हैं, कि जो डॉक्टर शूमन है सबकी मदद किया करते हैं, सबसे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं, सारे लोग उन्हें बहुत मानते हैं। जिसके बाद शूमन कहते हैं कि मैं यहाँ पे किसी और काम के लिए आया था, लेकिन इस गाँव में ज्यादा डॉक्टर्स नहीं थे और मेरी स्पेशलिटी दवाइयों में थी, लेकिन मुझसे जितना भी बन पाता है मैं वो सारा काम करता हूँ। अब यहाँ पे तुम आए हो तो मेरी मदद कर ही सकते हो। अब ये आखिरी पेशेंट का घर है जो कि सबसे ज्यादा जिद्दी है, लेकिन इसका इलाज करना जरूरी है। डॉक्टर शूमन जैसे ही इस लेडी के घर को खटखटाते हैं, इस लेडी का नाम पेट्रा था, तो पेट्रा अंदर से फिर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या। तो डॉक्टर शूमन भी भड़क जाते हैं। तो डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि आप थोड़ा शांत हो जाइए, अगर आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो वो कभी भी बाहर नहीं आएगी। शूमन कहते हैं कि देखो मुझे इसका इलाज करना ही है, मैं फिर से किसी को नहीं खोना चाहता, और साथ ही में उन्हें एक डिश भी बहुत पसंद थी, तो ये कहते हैं कि मुझे इसके हाथ की डिश बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो छोटा सा डेटर था वो कहीं ना कहीं डॉक्टर को छेड़ने लग जाता है कि क्या आपके गाल लाल क्यों हो रहे हैं। तो डॉक्टर शूमन डेटर को चुप कर देते हैं कि चुप कर जा तू। उसके बाद में डॉक्टर तेनमा खुद आगे जाते हैं कि एक बार वो भी कोशिश करते हैं। वो दरवाजा खटखटाते हैं तो ये लेडी डॉक्टर तेनमा के ऊपर भी चिल्लाने लगती है। तो डॉक्टर तेनमा पूछते हैं कि आखिर आपको शूमन से प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों भड़क जाती है इन पे। तो ये लेडी बोलती है कि मुझे डॉक्टरों से नफरत है, वो न जाने मेरा क्यों इलाज करना चाहता है, हर किसी से बस पैसे ले लेता है, लेकिन ठीक वो किसी को नहीं कर पाता। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं, हम भगवान नहीं है, हमें बस लोगों को ठीक करना आता है। अगर हमारे पास ये शक्ति होती कि हम किसी को ठीक कर पाए तो आज हम किसी को मरने ही नहीं देते, हम बस हमेशा हमारा बेस्ट करना चाहते हैं। ये सब बातें सुन के कहीं ना कहीं पेट्रा को लगता है कि शायद डॉक्टर तेनमा बाकी डॉक्टरों से बिल्कुल अलग है, इसी के कारण वो डॉक्टर तेनमा का दरवाजा खोल देती है। डॉक्टर तेनमा अंदर आते हैं और पेट्रा को थैंक यू करते हैं, साथ ही में घर में आने वाली खुशबू के बारे में भी कहते हैं। तो लेडी बताती है कि हाँ
मैंने वो चीज बनाई है जो कि शूमैन को बहुत पसंद है। वो हर बार आता है और सारा का सारा खत्म करके चला जाता है। डॉक्टर तेनमा वो देखते हैं और कहते हैं कि ये तो बड़े डिलीशियस लग रहे हैं, लेकिन तभी उन्हें लगता है कि पेट्रा के गर्दन में दर्द है। पेट्रा भी बताती है कि हाँ मेरा थोड़ा सा शोल्डर स्टिफ है। तो डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि क्या आप अपने चिन को अपने सीने पे टच कर सकती हैं? पेट्रा कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और डॉक्टर तेनमा को तकरीबन 4 उंगलियों का गैप दिखाई देता है। वो बाहर आता है और शूमैन को बताता है कि इन्हें एक हेमरेज है, अगर हमने जल्दी वो ठीक नहीं किया तो इनकी हालत बिगड़ सकती है। और इतनी ही देर के अंदर पेट्रा चक्कर खा के गिर ही जाती है। यहाँ पे शूमैन और डॉक्टर तेनमा आपस में बात करने लगते हैं। डॉक्टर तेनमा का कहना था कि अगर यहाँ पे हेलीकॉप्टर होगा तो हम जल्द ही इन्हें नेशनल हॉस्पिटल के अंदर भेज देंगे और मदद आ जाएगी, लेकिन इतना वक्त नहीं था कि यह औरत इस दर्द को भी बियर कर पाए। तो डॉक्टर शूमैन डॉक्टर तेनमा को कहते हैं कि क्या तुम ये काम अभी कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो बहुत भला होगा तुम्हारा, ये औरत बच जाएगी, इसकी जान बच जाएगी। हम दूसरी तरफ हैंस को देखते हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर था और साथ ही में उसके पास वो पिक्चर आई थी कि एक भागा हुआ कैदी घूम रहा है और उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। हाथ में जो पिक्चर थी वो और किसी की नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा की थी। हैंस देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि मैं तो आज इससे सुबह सुबह ही मिला था, अगर मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया तो मेरा तो प्रमोशन समझो। लेकिन तभी हैंस के पास कॉल आता है हॉस्पिटल से कि उसकी माँ को भर्ती किया गया है, उनका ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर शूमैन और डॉक्टर तेनमा पेट्रा के ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। इनके पास में बहुत ही कम इक्विपमेंट थे, साथ ही में कोई माइक्रोस्कोप और साथ ही में अच्छी सी फैसिलिटी वाले गैजेट वगैरह कुछ भी नहीं थे। लेकिन डॉक्टर तेनमा श्योर थे कि अगर उन्होंने जल्द ही उनके हेमरेज को ठीक नहीं किया तो दिमाग के अंदर जो आर्टरी होती है यानी कि दिमाग की हड्डी वो फट सकती है और उसके फटने से ब्लड क्लॉट हो सकता है और भी कई सारी चीजें हो सकती है, पूरा का पूरा ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। डॉक्टर शूमैन भी डरे हुए थे कि क्या डॉक्टर तेनमा तुम सच में ये कर पाओगे? और डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये वैसे भी मर जाएगी, तो हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। इतनी ही देर में जो हैंस था वो यहाँ पर डॉक्टर तेनमा को पकड़ने के लिए आता है और बाहर खड़े डेटर से पूछते हैं कि बता शूमैन कहाँ पर है? तो डेटर कहता है कि वो अंदर तुम्हारी मॉम का ऑपरेशन कर रहे हैं। हैंस ये बात सुन के बहुत भड़क जाता है कि वो मेरी माँ का ऑपरेशन कर रहा है। तो डेटर कहता है कि अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, डॉक्टर तेनमा है ना अंदर, वो तुम्हारी माँ को बिल्कुल ठीक कर देंगे। डॉक्टर तेनमा जहाँ भी होते हैं वो सब ठीक कर देते हैं। हैंस भड़कता हुआ अंदर आता है, वो भी गन लेकर। हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर शूमैन, डॉक्टर तेनमा और एक नर्स तीनों लगे हुए हैं पेट्रा का ऑपरेशन करने में। और हैंस यहाँ पे आके सबका दिमाग खा रहा था कि अभी के अभी तुम सारी चीजें नीचे रखो और तुमने क्या सोचा कि तुम मेरी मॉम का इलाज करके मेरे ऊपर उपकार करोगे या मेरी मॉम को बंदी बना लोगे या फिर मुझे कहोगे कि अगर मैं तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ूंगा तो तुम हमें जाने नहीं दोगे। तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, अभी के अभी डॉक्टर तेनमा मेरे साथ चलो। ये सारी चीजें सुन के डॉक्टर शूमैन भड़क जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये आदमी तुम्हारी माँ का इलाज कर रहा है, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि अगर तुम्हारी माँ का इलाज नहीं हुआ तो ये मर सकती है। हैंस कहता है कि तुम क्या मेरी माँ की बात कह के मुझे पागल बनाना चाहते हो, मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? मेरी माँ तो बिल्कुल ठीक थी, तुम लोग लाए हो मेरी माँ को यहाँ पे। अभी के अभी डॉक्टर तेनमा ये सारे सामान नीचे रखो और मेरे साथ चलो। लेकिन डॉक्टर तेनमा जो थे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैंस की बातों पे और पूरा फोकस अपने ऑपरेशन पे करते हैं। अब शूमैन डांटते हैं कि तुम अगर इतने अच्छे बेटे होते तो आज तक अपनी माँ को लेकर तो आते। 5 साल में तुमने अपनी माँ से कभी बात तक नहीं करी, तुम्हारी माँ मर रही थी और तब जाके मैं उन्हें यहाँ पे लेके आया। वो तुम्हारे लिए हर बार इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाती है, तुम कभी कोई चीज नहीं खाते हो। अगर तुम आज भी अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। शूमैन हैंस को धक्का देके उस जगह से बाहर निकाल देता है और उसके बाद में ये जो हैंस पुलिस ऑफिसर था वो बाहर आके अपनी मॉम के ऑपरेशन होने का वेट करता है। काफी देर बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था। अब सब थके हुए थे तो शूमैन और डॉक्टर तेनमा दोनों ही मिलकर नर्स को घर जाने के लिए कहते हैं और रेस्ट करने के लिए कहते हैं। साथ ही में शूमैन भी डॉक्टर तेनमा को कहते हैं कि तुम भी रेस्ट कर लो, थोड़ा तुम्हें अब रेस्ट करने की जरूरत है। जहाँ पे डॉक्टर तेनमा नहीं सोते हैं और इस वक्त तो अब हैंस भी इनके सामने ही आके बैठा था। डॉक्टर तेनमा हैंस के सामने ही कहता है कि मैं बस पेट्रा के उठने का वेट कर रहा हूँ, जैसे वो उठेगा तो मैं बताऊंगा कि कोई एक आदमी है जो कि तुम्हें बहुत पसंद करता है और वो तुम्हें प्रपोज भी कर देगा। ये बातें सुन के हैंस भड़क जाता है कि तुम यहाँ पे मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो, तुम उससे दूर ही रहना। तो शूमैन कहता है कि ये पागल हो गया है, मैं तुम्हारी माँ को प्रपोज नहीं करना चाहता, बल्कि मेरे अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं बची है, मैं एक बहुत ही बुरा आदमी हूँ। यहाँ पे शूमैन अपनी स्टोरी बताने लगता है कि कैसे आज से सालों पहले वो एक हॉस्पिटल के अंदर काम किया करता था और वहाँ पे उसे डायरेक्टर भी बना दिया गया, जिसके बाद उससे सीनियर की बेटी से शूमैन की शादी हो गई। लेकिन शूमैन इतना ज्यादा काम में बिजी रहने लगा कि उसने कभी खुद की वाइफ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और जिस दिन उसकी वाइफ की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई तब जाके शूमैन ने उसकी तबीयत संभाली। तो उसकी वाइफ कहती है कि आखिरकार तुमने मुझ पे ध्यान तो दिया, और ये उसकी वाइफ के आखिरी शब्द थे। इसके बाद से शूमैन का विश्वास खुद के ऊपर से उठ गया। वो खुद को बहुत कोसता रहा कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं तो प्यार करने के लायक हूँ ही नहीं। जिसके बाद रात हो जाती है। अब जाके पेट्रा कहीं ना कहीं थोड़ी रिकवर करने लगती है। सुबह वापस से हैंस का दिमाग खराब होता है और वो तेनमा को लेके जाने लगता है। तो शूमैन हैंस के ऊपर चिल्लाता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर इस लड़के को भागना होता तो ये कब का भाग जाता और तुम्हारी माँ को मार भी सकता था, लेकिन ना तो ये यहाँ से भागा और ना ही तुम्हारी माँ का ऑपरेशन बीच में छोड़ा। अगर ये आज नहीं होता तो तुम्हारी माँ पक्का मर जाती और तुम्हें तो खैर इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता। अगर तुम में थोड़ी भी
इंसानियत बची है तो चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद अब जाके हैंस को रियलाइज होता है कि वो डॉक्टर तेनमा को गलत समझ रहा था। वो हैंड टू हैंड अपने हेड ऑफिस में कॉल करता है और बता देता है कि उसने जिस डॉक्टर को देखा था वो कोई और ही थे, वो डॉक्टर तेनमा नहीं थे। और उसके बाद में अब यहाँ पे नेशनल हॉस्पिटल से एक हेलीकॉप्टर को बुलाया जाता है और पेट्रा को उसके अंदर डाल के भेज दिया जाता है। साथ ही में यहाँ की नर्स भी बताती है कि नेशनल हॉस्पिटल से कॉल आया था कि इतना बढ़िया ऑपरेशन वो भी इतने छोटे से गाँव के अंदर कोई कैसे कर सकता है। वो लोग बहुत तारीफ कर रहे थे। इसी वक्त एक आदमी भागता हुआ आता है जो कि डॉक्टर शूमैन को बताता है कि वो जो नया डॉक्टर आया था वो यहाँ से जा रहा है, आप लोग उसे रोकेंगे नहीं क्या? डॉक्टर शूमैन बेचारे भागते भागते आते हैं और डॉक्टर तेनमा को रुकने के लिए कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, न पुलिस वाला न कोई इंसान, तुम मेरे साथ रहो, मेरी मदद करो, हम दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। वो डेटर को भी पकड़ लेता है कि डेटर तुम्हें भी ये जगह पसंद है ना? लेकिन डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि हाँ डेटर, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शूमैन आप डेटर को अपने साथ रख लीजिए और इसे बड़ा करिए। लेकिन जो डेटर था वो तो डॉक्टर तेनमा के बिना रहना ही नहीं चाहता था। और यहाँ पे शूमैन भी चिल्लाते रह जाते हैं कि डॉक्टर तेनमा प्लीज रुको, यहाँ पे कई लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर तेनमा के आखिरी शब्द यही थे कि उसे किसी की जान लेने के लिए जाना है, वो किसी को मारना चाहता है। डॉक्टर शूमैन को तो विश्वास ही नहीं होता कि आखिर डॉक्टर तेनमा जैसा इंसान, भगवान जैसा इंसान, वो क्यों किसी को मारेगा। डेटर कहता है कि वो नहीं रुकेंगे, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएंगे ही। तो डॉक्टर शूमैन डेटर को भी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो उसका ध्यान रख पाओगे, तुम उसके साथ ही रहो और वो जहाँ जहाँ जाए उसके साथ ही रहना। और डेटर भाग के वापस से डॉक्टर तेनमा के पास चला जाता है। जिसके बाद में एपिसोड नंबर 14 की शुरुआत होती है। यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक सेक्रेटरी था और पुलिस वाले को जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था कि मैंने आपको बता दिया कि मेरी बॉस इनोसेंट है, उनका किसी भी औरत से कोई लिंक नहीं है और वो बिल्कुल इनोसेंट है। यहाँ पे जो इल्जाम लगाने वाला था वो इंस्पेक्टर और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर लुंगे था, जो कि कहते हैं कि वो तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे। हम यहाँ पे लुंगे को देखते हैं जो कि अपने ही एक असिस्टेंट से बात कर रहा था। यहाँ पे ये आदमी कहता है कि वो जो लेडी होटल के अंदर मरी हुई थी उसे किसी ने भी नहीं देखा है सिवाय एक आदमी के, तो आखिर एक आई विटनेस से हम कैसे किसी को पकड़ सकते हैं। जहाँ पे डॉक्टर लुंगे कहता है कि इतने बड़े लोगों को फंसाने के लिए बहुत लोग पीछे लगे हुए थे। असल के अंदर ये एक बोल्ड मैन का केस था जिसे एक लड़की के साथ में जोड़ा जा रहा था। कहा जा रहा था कि बोल्ड मैन ने ही उस लड़की को मारा होगा क्योंकि उस लड़की के काफी सारे क्लाइंट्स थे और वो लड़की काफी सारे बड़े बड़े लोगों के पास में जाया करती है। लेकिन वो सेक्रेटरी अपने सर की जान बचाना चाहता है और उसके लिए वो कोई भी झूठ बोलने के लिए तैयार है। डिटेक्टिव लुंगे यहाँ पे अपने पीछे वाले असिस्टेंट से पूछते हैं कि क्या तुमने फ्लॉपी डिस्क को डिकोड किया? जहाँ पे ये आदमी बोलता है कि नहीं, अभी तक तो ये काम नहीं हुआ है। तो डिटेक्टिव लुंगे फ्लॉपी डिस्क को खुद मांग लेते हैं और कहते हैं कि वो तुम मुझे दे दो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। यहाँ पे अब हम डिटेक्टिव लुंगे के घर पे देखते हैं जहाँ पे उनकी एक वाइफ थी और एक बेटी थी। लग रहा था कि ये लोग आपस में बिल्कुल बातचीत नहीं करते और सब अपना अपना काम करते रहते हैं। जिसके बाद में सीन यहाँ डिटेक्टिव लुंगे के ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। ये केस काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल था, इसी के कारण डिटेक्टिव लुंगे के सीनियर थे वो कहते हैं कि तुम इतना बड़ा केस हाथ में मत लो, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो तुम बहुत बड़ा इल्जाम खुद के सर पे ले लोगे और बहुत बुरी तरीके से फंस भी जाओगे, तो तुम इस केस पे ध्यान मत दो। तो डिटेक्टिव लुंगे कहते हैं कि आपने इससे बड़े बड़े केस भी संभाले हैं, इस बार भी जाके आप मीडिया और लोगों को संभाल लो। तो ये बड़े सीनियर कहते हैं कि आखिर लुंगे तुम ये करना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें कोई बड़ी हायर पोजीशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, पैसे चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? जहाँ पे डिटेक्टिव लुंगे कहते हैं कि प्रमोशन और पैसा तो हर चीज से मिल जाती है। तो ये सीनियर कहते हैं तो फिर क्या तुम्हें न्याय चाहिए? तो लुंगे कहते हैं कि मुझे इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुझे उस किलर से फर्क पड़ता है कि आखिर उसने क्या सोच के लड़की को मारा होगा। बस मैं यही चीजें जानना चाहता हूँ। वो वापस से अपने कैबिन के अंदर बैठ के उसे फ्लॉपी डिस्क को डिकोड कर चुके थे और तभी यहाँ पे एंट्री होती है एवा की, जो कि इस बार भी नशे में धुत होके आई थी। वो लुंगे को कहती है कि आखिर तुम कब जाके डॉक्टर तेनमा को पकड़ोगे? तो यहाँ पे लुंगे का कहना था कि डॉक्टर तेनमा का केस बंद हो चुका है, वो बस एक स्प्लिट पर्सनालिटी है। उनका कहना था कि एक जोहान नाम का लड़का था जो कि सबको मार रहा है और उसके बाद कोई एविडेंस मिले भी नहीं, तो तुम आखिर अपने घर जाओ और दिन में बिना बंद करो। जहाँ पे एवा कहती है कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, रात दिन बस मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, आखिर तुम कब उसे पकड़ोगे और कब जाके मुझे शांति मिलेगी। लेकिन लुंगे के पास में और भी काम थे, इसी के कारण वो एवा के ऊपर ध्यान नहीं देते और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब तक यहाँ पे लुंगे ने काफी सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे, इसी के कारण वो बोल्ड मैन के सेक्रेटरी के पास जाते हैं और फिर से कहते हैं कि तुम आखिर ये बात कबूल क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हारे सीनियर ने एक मर्डर किया है, जबकि ये सेक्रेटरी बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके सीनियर ने किसी भी तरीके का कोई मर्डर किया हो। उसका इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। काफी सारे लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी की लाइफ के ऊपर कुछ छापना चाहते हैं और जरूर ऐसा ही किसी और ने किया होगा, मेरे सर बिल्कुल इनोसेंट है। लेकिन इस सेक्रेटरी के जाने के बाद में लुंगे अपने सेक्रेटरी को बताता है कि ऐसी कई सारी कंपनियां होती है जो कि पैसे देके ऐसा काम करवाती है, वो लड़कियों को भेजते हैं ताकि वो हाई प्रोफाइल के साथ में रहकर उनका नाम खराब कर सके और उसके बाद में बड़े बड़े बायोग्राफी छपते हैं, बड़ी बड़ी न्यूज और आर्टिकल्स आते हैं, जिससे कि जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं वो अच्छा खासा कमा सके। इसी के साथ में सीन यहाँ ऑफिस के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे दो एम्प्लॉय गेम खेल रहे थे और साथ ही में डिटेक्टिव
डिटेक्टिव लूंगे के बारे में भी बात कर रहे थे कि आखिर वो इंसान सोता कब है, पूरे दिन भर बस काम ही करता रहता है। और इतनी ही देर में डिटेक्टिव लूंगे यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और दोनों को बोलते हैं कि जाके काम करो, मैंने कई सारी लीड्स निकाल ली है, न्यूज़पेपर वालों के बारे में पता चल गया है कि आखिर किसने उस लड़की को भेजा था। और अब जो लूंगे था वो सीधा बोल्डमैन के सेक्रेटरी के पास पहुंच जाता है और एक डायरी लेके जाता है कि ये देखो, ये इस लड़की की डायरी है जो कि मर गई थी, उसने अपने सारे क्लाइंट्स का नाम लिख रखा था, उसने बोल्डमैन का भी लिखा था और साथ ही में बाकी सारे क्लाइंट्स का भी नाम लिखा था। और इसी के साथ जिस न्यूज़पेपर कंपनी के साथ उसकी डीलिंग हुई थी उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी हमें मिल गए हैं, अब बताओ कि तुम्हारे सर इनोसेंट है या नहीं है। ये सेक्रेटरी फिर से बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि नहीं, मेरे सर बिल्कुल इनोसेंट है। जिसके बाद में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूंगे इस वक्त अपने घर के अंदर आया ही था और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी और उसकी वाइफ दोनों ही घर छोड़ के जा रहे हैं। उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और उसकी वाइफ का भी चक्कर किसी और के साथ में चल रहा है, लेकिन लूंगे को इन सब चीजों से कभी कोई मतलब रहा ही नहीं क्योंकि उसने फैमिली को टाइम दिया ही नहीं। इसी वक्त लूंगे के पास में कॉल आता है कि आपको जल्दी आना पड़ेगा। लूंगे कहता है कि मैं वापस आता हूँ और इसके बाद हम बातचीत करेंगे, लेकिन जब तक लूंगे लौटता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो जो सेक्रेटरी था वो एक नोट लिख के जाता है कि मेरे सर इनोसेंट है, यानी कि बोल्डमैन इनोसेंट है, उन्होंने किसी का भी कत्ल नहीं किया है। और उसके बाद वो खुद ही सुसाइड कर लेता है, जिसके चक्कर में डिटेक्टिव लूंगे के भी जो सीनियर थे वो ये केस लूंगे से छीन लेते हैं और बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं कि तुम्हारे चक्कर में ये केस और ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है, अब तुमसे बाकी सारे केस छीने जाते हैं। तो लूंगे कहता है तो फिर आखिर मैं काम किस पे करूंगा। तो ये सीनियर कहता है कि मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके ऊपर काम करोगे, बस अभी तो यहाँ से चले जाओ। पहली बार ऑफिस के अंदर ऐसा सीन था कि लूंगे के पास में कोई भी केस नहीं था और वो अपने ऑफिस के अंदर जाता है और फोटो निकाल के देखता है जो कि डॉक्टर तेनमा की थी और वो कहता है कि अब मेरे पास में तुम्हारे अलावा कोई काम नहीं है। इसी वक्त एक ऑफिसर आता है जो कि बताता है कि एवा आपसे मिलने के लिए आई है और पहली बार लूंगे बहुत इंटरेस्ट के साथ में एवा को अंदर आने के लिए कहता है। जिसके बाद में सीनिया एवा के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है जो कि एक आदमी के साथ में रात भर लगी हुई थी और उसी को गुड बाय करती है और ये भी कहती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए जरूर आना। और उसके जाने के बाद में अपने गार्डनर को कहती है कि तुम आखिर हमेशा मुझे घूरते क्यों रहते हो, तुम भी सोचते होंगे कि रोज मैं नए नए आदमियों के साथ में क्यों रहती हूँ, मुझे पक्का पता है कि ये वापस कभी नहीं आएगा, इसी के कारण मैंने इसके बैग के अंदर मेरा एक रुमाल डाल दिया है। ये आदमी कहता है कि नहीं नहीं मैम, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं तो बस देख रहा था। जिसके बाद में अब एवा बाहर निकल कर आती है और कहती है कि तुमने गार्डन बहुत अच्छी तरीके से सजाया है, मुझे इतनी फ्रेश चीजें देख के बहुत खुशी होती है। जहाँ पे गार्डनर कहता है कि मैम मैं यहाँ पे और भी नई नई चीजें लगाने वाला हूँ, कई सारे अलग अलग रोजेस, कई सारे अलग अलग फूल लगाने वाला हूँ। एवा कहीं ना कहीं इस गार्डनर के ऊपर लाइन मारने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे खुश कर सकते हो। जिसके बाद में हमें यहाँ पे इसी गार्डनर की फैमिली दिखाई जाती है, इसके साथ इसकी एक छोटी सी बच्ची रहती है, जोर जोर से चिल्लाती ही रहती है कि आप आखिर आज मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। असल के अंदर इस गार्डनर का पूरा ध्यान तो एवा के ऊपर था क्योंकि एवा ने आज उससे बात करी थी। ये बच्ची कहती है कि आप मेरी बात नहीं सुनते, इसी के कारण हमारी मॉम हमें छोड़ के चली गई होगी। और फिर तभी वो बच्ची चुप हो जाती है और अपने फादर से माफी मांगती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एवा अब इसी गार्डनर से घर के अंदर के काम भी करवाने लगती है और साथ ही में उससे अब डिनर के लिए भी पूछ लेती है कि क्या तुम आज मेरे साथ डिनर चलोगे। जिसके बाद हम इन दोनों को ही डिनर पे देखते हैं। यह आदमी काफी ज्यादा घबरा रहा था तो एवा कहती है कि तुम क्यों घबरा रहे हो, थोड़े कॉन्फिडेंस में आओ, जैसे कि तुम गार्डन के अंदर रहते हो। तभी आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब मेरे आसपास गुलाब रहते तो मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता हूँ और खासकर जब कोई उसकी तारीफ करता है तब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। इस बात से एवा हंसने लग जाती है कि मतलब तुम्हें वो लोग पसंद है जो कि तुम्हारी गार्डन की तारीफ करते हैं। उसके बाद में हमें पता चलता है कि एवा और ये गार्डनर एक साथ में मेकआउट करते हैं। गार्डनर रात में ही उठता है, उसकी नींद इसलिए खुल गई थी क्योंकि एवा रात के अंदर ही डॉक्टर तेनमा का नाम पुकारने लगती है। गार्डनर उठता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन क्रिसमस का दिन था और ये गार्डनर बहुत खुश था क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो एवा के साथ अपनी आगे की जिंदगी निकाल सकता है। और शॉपिंग के वक्त उसने अपनी बेटी को भी कहा था कि इस बार का क्रिसमस हमारा बहुत अच्छा जाएगा। घर की सफाई के वक्त उसे डॉक्टर तेनमा की एक पिक्चर दिखाई देती है तो यहाँ पे एवा चिल्लाने लगती है कि यही वो आदमी है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आखिर आज ये नहीं होता तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता। मेरी अब तक 3 शादियां हो चुकी है, मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। अगर ये इंसान मेरी लाइफ में होता तो सब कुछ ठीक रहता। यही वो आदमी था जिसने मेरे हर नखरे उठाए थे, वो मुझे बहुत खुश रख सकता था। जहाँ पे गार्डनर कहता है तो फिर आखिर आप उसके साथ आज क्यों नहीं है, बल्कि आप आज तक भी उसे याद करती रहती है, तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है। जहाँ पे एवा जोर से चिल्लाती है कि इसने मेरे पापा को मारा है और उसका कहना था कि मेरे डैड को एक छोटे से बच्चे ने मारा है। वो एक एल्बम भी दिखाती है तो ये गार्डनर कहता है कि अगर आपके पास ये फोटो है तो ये तो एक एविडेंस है ना। तो एवा भड़क जाती है और कहती है कि आखिर इतना छोटा सा बच्चा कैसे किसी को मार सकता है। ये सब कुछ डॉक्टर तेनमा ने ही किया है, उन्होंने ही मेरी जिंदगी बर्बाद करी है और मैं उसे बर्बाद करके रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद में गार्डनर एवा को शांत करता है, फिर कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ लाइफ टाइम रह सकता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ हो सकते हैं। जहाँ पे एवा जोर जोर से हंसने लगती है बिल्कुल पागलों की तरह और फिर कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ एक रात क्या बिता ली, तुम तो खुद को न जाने क्या समझने लगे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, चले जाओ यहाँ से और आज के बाद कभी मत आना मेरे सामने। बेचारा ये गार्डनर बिल्कुल शांत हो जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। उसे अब गिल्ट होने लगता है कि आखिर
उसने एवा के सामने ये बात ही क्यों करी। वो यहाँ से जाने लगता है और एवा को बोलता है कि आज रात क्रिसमस की मेरे घर पे पार्टी है, तुम जरूर आना। इसी रात को गार्डनर ने अपने घर पे बहुत कुछ बनाया था, उसकी बेटी बहुत खुश हो रही थी, लेकिन ये भी कहती है कि आखिर आपने हम दोनों के लिए इतना सारा क्यों बनाया है, क्या आज कोई हमारे घर पे आने वाला है। गार्डनर को तो लग रहा था कि जरूर एवा आएगी, लेकिन ये बच्ची कहती है कि क्या आज मेरी मॉम आने वाली है। इसी वक्त कोई दरवाजा खटखटाता है। हम एवा को भी देखते हैं जिसके हाथ में गिफ्ट्स थे, लेकिन पता चलता है कि गार्डनर के घर पे एवा नहीं बल्कि उसकी असली वाली पत्नी पहुंच जाती है, जो कि जाके गार्डनर से माफी मांगती है कि मुझे मेरा घर वापस चाहिए, हम सब साथ रहने चाहिए, तो मुझे माफ कर दो। और जिसके बाद एवा जब दरवाजा खटखटाती है तो उसे अंदर से आवाज आती है हंसने खेलने की, तो वो खिड़की से झांकती है और उसे गार्डनर की एक हैप्पी फैमिली दिखाई देती है। इस चक्कर के अंदर एवा इतनी ज्यादा भड़क जाती है कि वो जो गिफ्ट लाई थी उसी को तोड़ मरोड़ के फेंक देती है। अब एवा का गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, वो अपने घर को, अपने गार्डन को, हर एक चीज को जला देती है। उसे किसी चीज से मतलब नहीं था, मतलब था तो सिर्फ और सिर्फ तेनमा की बर्बादी से मतलब था कि अब तो वो तेनमा को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और यही वो दिन था जिस वक्त वो लुंगी से मिलने के लिए गई थी कि अब तो डॉक्टर तेनमा को पकड़ना ही उसका आखिरी मकसद है। इसी के साथ गाइस 14th एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही है वो मॉन्स्टर की सीरीज चल रही है, जिसके टोटल 74 एपिसोड है। अब तक हम 14 एपिसोड कवर कर चुके हैं, एक एपिसोड के अंदर 2 एपिसोड। गाइस काफी टाइम हो गया है, मैं अभी तक कोई वीडियो नहीं लेके आई थी क्योंकि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और आवाज अभी भी शायद अगर आप लोगों को फील हो रहा हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी आवाज अभी भी बैठी हुई है और इस आवाज के अंदर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई काफी ज्यादा टाइम लग गया। मुझे पता है आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, बट मैं कोशिश करूंगी अब कंटिन्यू वीडियो बनाने की। बट अगर आपको थोड़ी वॉइस के अंदर डिस्टर्बेंस लगे तो गाइस 2-3 दिन की बात है, आवाज पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो एक बार रिकैप से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने 14 लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि डॉक्टर तेनमा की जो एक्स थी वो काफी ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि उसे ना खुद का रिलेशनशिप मिला था और ना ही डॉक्टर तेनमा मिला था, तो कहीं ना कहीं वो अपना बदला लेना चाहती थी। और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 15 की शुरुआत होती है, लेकिन कहानी थोड़ी सी बदली हुई थी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक बार में खड़ी थी और उसे कुछ गलत समझा जा रहा था और ये लड़की कहती है कि जब तक तुम मुझे उससे मिलवाओगे नहीं तब तक मैं यहाँ पे बार बार में आती रहूंगी। पता चलता है कि उसे एक द बेबी नाम के आदमी से मिलना है और इसीलिए वो यहाँ पे बार बार आती है। जब इस लड़की का फेस रिवील किया जाता है तो पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि नीना है, यानी कि जोहान की बहन। जिसके बाद में सीन यहाँ हैकल और डेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हमने पहले भी हैकल को देखा था कि वो एक चोर है लेकिन दिल का थोड़ा साफ है, वो डॉक्टर तेनमा की हर बार मदद कर ही देता है। तो इस बार डेटर का ध्यान रखने के लिए वो हैकल के पास में डेटर को छोड़ जाता है और हैकल इस चक्कर में भड़का हुआ था कि काश डॉक्टर तेनमा अभी मेरे साथ काम कर रहा होता, अंडरवर्ल्ड के लोगों का इलाज कर रहा होता, तो आज हम बहुत अमीर होते। और डेटर यहाँ पे बार बार में हैकल से गेम खेलने के बारे में कहता है कि अगर वो बॉल पकड़ लेगा तो उसे येलो कार्ड मिलेगा और बार बार अगर गलती करेगा तो उसे रेड कार्ड मिल जाएगा। जिसके बाद में सीन यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि नीना के पेरेंट्स के मरने के बाद में वहाँ पे प्रेजेंट हुआ था। डॉक्टर तेनमा भी वहाँ पे थे और 2 डिटेक्टिव आए थे, ये उन्हीं में से एक डिटेक्टिव था। डॉक्टर तेनमा इसी के पास आके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि बड़े दिनों बाद मिले हो तुम। डॉक्टर तेनमा ने इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था कि ये आदमी पहले डिटेक्टिव था, उसे एक नार्कोटिक्स के केस में फंसा दिया गया और वो भी अभी एक एक्स डिटेक्टिव बन गया है। ये डिटेक्टिव यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है लेकिन डॉक्टर तेनमा बताते हैं कि उसके पास में एक गन है, अगर वो उठेगा तो मारा जाएगा। तो ये डिटेक्टिव डॉक्टर तेनमा से पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो तेनमा पूछते हैं कि आखिर बताओ उस दिन तुमने वहाँ पे किसे मारा था, क्यों मारा था और किसके कहने पे मारा था, यानी कि नीना के जो पेरेंट्स थे वो मारे गए थे तो किसके कहने पे इस डिटेक्टिव ने ये काम लिया था। ये डिटेक्टिव बोलता है कि अकेले मैंने नहीं मारा था बल्कि मैं तो बस साइड के अंदर खड़ा था, मेरे साथ जो एक और डिटेक्टिव था मूलर, उसने उन सबको मारा था। डॉक्टर तेनमा को ये भी पता है कि इन लोगों के पास में बहुत सारे पैसे हैं। जो दूसरा वाला डिटेक्टिव था मूलर, वो अपने पैसों के साथ में ऐश कर रहा है, लेकिन ये जो डिटेक्टिव है उसने अपने सारे पैसे नशे पत्तों के अंदर बर्बाद कर दिए हैं। तेनमा को लगा ही था कि ये डिटेक्टिव भी मारा जाएगा आगे जाकर, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। जहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि हाँ मेरी जान किसी ने बचा ली थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बचाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बता सकता, मेरा सर फट रहा है। तो डॉक्टर तेनमा कहते हैं आखिर तुम्हें किसने बचाया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर तेनमा को समझ में आने लगा था कि ये सब कुछ ड्रग के इफेक्ट्स हैं, अगर इसने अभी ड्रग नहीं लिया तो ये पागल हो जाएगा। लेकिन तभी डिटेक्टिव बोल पड़ता है कि आखिर इसकी जान किसने बचाई थी, उस आदमी का नाम द बेबी है। ये डिटेक्टिव डॉक्टर तेनमा को उसका एड्रेस भी दे देता है। डॉक्टर तेनमा इस आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता है तो डिटेक्टिव बताता है कि ये वो आदमी है जिसने 2 शहरों को तोड़ने की कोशिश करी और अपने लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करी। लेकिन तेनमा को अभी भी यही लग रहा था कि आखिर इस डिटेक्टिव को बेबी ने बचाया तो बचाया क्यों। तो ये डिटेक्टिव और कुछ बोल पाता उससे पहले ही बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाता है और कहता है कि मैं ऑलरेडी ये सारी बातें किसी को बता चुका हूँ, उस लड़की को। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नीना थी। नीना का नाम सुनकर डॉक्टर तेनमा भी शॉक में आ जाते हैं कि आखिर नीना इस आदमी से कैसे मिली और क्या जानने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद में सीन यहाँ नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हर कोई नीना के ऊपर चांस मारने की कोशिश कर रहा था क्योंकि नीना ने ड्रेसअप ही ऐसा कर रखा था। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि नीना को पूछता है कि क्या तुम बेबी को ढूंढ रही हो, तो चलो फिर मैं तुम्हें
उससे मिलवा देता हूँ। जिसके बाद नीना को एक कमरे में ले आया जाता है। नीना एक आय के ऊपर खड़ी थी, जिसके बाद में एक बंदा आता है जिसकी हाइट काफी ज्यादा कम थी, हम उसे टिंकू भी कह सकते हैं। हाइट में तो वो सच में बेबी ही था, लेकिन उसके कामों से तो वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। डॉक्टर तैनमा को उस डिटेक्टिव ने बताया था कि ये जो बेबी है वो एक बहुत बड़ा प्लान कर रहा है और उन सब के लिए अगर उसे किसी एक इंसान की जरूरत है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीना की ही है, एक तरीके से चारे के लिए। इसी के कारण डॉक्टर तैनमा अब नीना की जान बचाने के लिए इसी क्लब की तरफ आने लगते हैं। पता चलता है कि ये जो बेबी है इसे नीना के बारे में सब कुछ पता है, इसका पहले का नाम, इसका अभी प्रेजेंट का नाम। तो नीना पूछती भी है कि क्या तुम मुझे मेरे भाई से मिलवा सकते हो, क्या तुम उसे जानते हो? जहाँ पे बेबी कहता है कि ऑफ कोर्स उससे तो तुम्हें मिलना ही है, और अगर वो तुम्हें मिल भी गया तो तुम उसका करोगी क्या? नीना और अपने भाई के बारे में जानने के लिए इस बेबी के ऊपर गन तान देती है। तो ये बेबी कहता है, अरे शांत हो जाओ, इतनी भारी भरकम चीजें अपने साथ में मत रखा करो, जोहान तुमसे मिलने के लिए आएगा। जिसके बाद में सीन यहाँ हैकल और डेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमेशा की जैसे ही हैकल अपने दिन के गुजारे के लिए चोरी किया करता था, लेकिन इस बार वो जिस जगह पे आया था वो काफी सालों बाद आया था और उस गली को पहचान भी नहीं पा रहा था। हैकल इस वक्त अपने साथ एक कालीन लेके एक शॉप में पहुंच जाता है जो कि एंटीक शॉप थी, लेकिन वहाँ का शॉपकीपर अच्छी तरीके से जानता है कि हैकल जो कालीन लेकर आया है वो बिल्कुल नकली है और उसकी कोई कीमत नहीं है। साथ ही में वो अपनी शॉप में लगा हुआ ओरिजिनल पीस दिखाता है। बाहर आने के बाद में हैकल के दिमाग में बार बार वही चीज घूम रही थी कि जो शॉपकीपर ने बताया था कि उसकी असली कीमत, इसका मतलब है कि वो उससे भी ज्यादा महंगा हो सकता है अगर उसे सही जगह पे बेचा जाए। डेटर बेचारा भूखा था और बार बार में यही कह रहा था कि प्लीज उसे खाना खिला दे। हैकल अब कहीं ना कहीं डेटर को इस काम के अंदर लगाना चाहता था, तो डेटर मना कर देता है कि मैं कोई चोरी वोरी नहीं करूंगा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि डॉक्टर तैनमा उसी क्लब के बाहर पहुंच गए थे जिस क्लब के बारे में उस डिटेक्टिव ने बताया था, लेकिन यहाँ पे उसे एक लेडी मिलती है जो कि डॉक्टर तैनमा को अंदर जाने से मना करती है कि तुम एक एशियन हो और यहाँ के लोगों ने अगर तुम्हें देख लिया तो शायद वो तुम्हें मार भी सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसे अंदर वाले लोग अपने साथ ले गए हैं और वापस लेकर नहीं आ रहे हैं, मेरे पास उसका बच्चा है। ये लेडी बताती है कि मेरी फ्रेंड को किसी सीक्रेट के बारे में पता चला है और जरूर उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर तैनमा भी खुद के बारे में बताते हैं कि वो भी जिसे ढूंढ रहे हैं वो लड़की भी इसके अंदर ही गई है। डॉक्टर तैनमा सारी डिटेल्स लेके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे वो रोड पे आगे निकलता है तो वो एक कार से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये कार और किसी की नहीं बल्कि बेबी की थी, जो कि बाहर निकल के आता है। डॉक्टर तैनमा को कहता है कि ओ माय गॉड, तुम अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद में सीन या नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उसे एक इंसान से मिलवाने के लिए लाया जाता है, उसके पास अब उसकी गन भी नहीं थी। यह आदमी कहता है कि तुम जोहान की बहन हो ना, लग ही रहा था क्योंकि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, ऊपर से काफी ज्यादा सुंदर भी हो। ये आदमी अपना नाम गेटलिस बताता है और साथ ही में जोहान की एक फोटो देता है जिसके अंदर वुल्फ की पिक्चर थी। इस वुल्फ के बारे में हमने कुछ एपिसोड्स पहले भी सुना था। ये आदमी बताता है कि हमारे साथ 2 लोग और हैं, हम 4 लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। नीना का कहना था कि उसे बस जोहान से मिलना है। ये आदमी कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। नीना ये भी कहती है कि इसका मतलब तुम्हें खुद नहीं पता कि आखिर वो कहाँ पर है। ये आदमी कहता है कि तुम्हारे कारण ही तो वो यहाँ पर आएगा, यानी कि जोहान की बात हो रही थी। वो यहाँ पे आएगा तभी वो दूसरा हिटलर बन पाएगा, उसे हम सबको लीड करना है। नीना को कहीं ना कहीं अब टेंशन होने लगी थी कि आखिर ये सब जोहान को इतनी जबरदस्ती क्यों मांगना चाह रहे हैं। ये आदमी बताने लगता है कि आखिर हिटलर का पास्ट क्या था, वो कैसे फेल हो गया था। 30 साल की उम्र तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन जोहान के बारे में तो बचपन से ही पता चल गया था कि आखिर वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वो एक मॉन्स्टर से कम बिल्कुल नहीं है। जोहान की इतनी तारीफ सुनने के बाद में अब नीना कहती है कि आखिर वो मुझे मिलेगा कब, मैं कब उससे मिल सकती हूँ। तो ये आदमी कहता है तब तक के लिए तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा और भागने की कोशिश करना भी मत। नीना खुद ही कह देती है कि मैं क्यों भागूंगी, मैं यहीं पे रुकूंगी और उसका वेट करूंगी। जिसके बाद में सीन या डॉक्टर तैनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसे अब होश आ गया था, उसे बांध दिया गया था और बेबी अपने हाथ में एक स्टिक लेके खड़ा हो गया था। साथ ही में उसके सर पे स्टिक रख के कहता है कि अब बस क्वेश्चन मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर तैनमा सीधा क्वेश्चन के पुल बांध देते हैं कि आखिर तुम कौन हो, नीना कहाँ पर है, ये जगह क्या है। तो बेबी अपने हाथ की स्टिक लेके डॉक्टर तैनमा को बहुत बुरी तरीके से मारता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम चुप हो जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैं करूंगा। यहाँ पे नीना के बारे में अब बात होने लगती है, जहाँ पे ये बेबी बताता है कि वो तुम्हारे जैसे फालतू नहीं है बल्कि हमारी गेस्ट है। डॉक्टर तैनमा को लगता है इसका मतलब वो सेफ है, जहाँ पे बेबी कहता है कि हाँ वो सेफ तो है लेकिन काफी ज्यादा डेंजरस है, जितनी अच्छी उसकी शक्ल है उतनी ज्यादा खतरनाक है। वो जोहान को मारना चाहती है। डॉक्टर तैनमा समझ गए थे कि इन लोगों ने नीना को सिर्फ इसलिए बुलाया है ताकि वो जोहान को यहाँ पे बुला सके। डॉक्टर तैनमा के बोलते ही बेबी उसे वापस से बुरी तरीके से मारने लगता है। यहाँ पे बेबी बोलता है कि तुम जैसे लोगों के चक्कर में ये पूरा शहर जल जाएगा, और डॉक्टर तैनमा को सुनाई देता है कि क्या बोल रहे हो तुम, पूरा शहर जल जाएगा। और यहाँ पे बेबी बता देता है कि कल रात पूरा आसमान लाल होगा। नीना अपने कमरे के अंदर ही बैठी थी और हमें पता चलता है कि नीना ने एक गन को और छुपा रखा है, और तभी उसे अपने वॉशरूम के अंदर से आवाज आने लगती है। वो बेसिन के अंदर कान लगाती है और सुनती है कि एक लड़की मदद मांग रही है। नीना को पता चलता है कि यहाँ पे जो लड़की रह रही है वो इंग्लिश ठीक से नहीं बोल सकती है, वो एक टर्किश लड़की है और 3rd फ्लोर पे है। बार बार में नीचे वाली लड़की नीना से मदद मांगने लगती है कि प्लीज उसकी मदद करो, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ दूसरी तरफ बेबी डॉक्टर तैनमा को बताता है कि कल रात एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ पे सिर्फ अच्छे और बड़े बड़े लोग ही जिंदा रहेंगे, उसके बाद में बाकी सारे इंसानों को मार दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नीना को पता चलता है कि जो नीचे वाली लड़की है वो बोलती है कि कल पूरे शहर को जला दिया जाएगा। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 16 की शुरुआत होती है, जहाँ पे डेटर को बेचारा
बेचारे को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, लेकिन हैकल जो था वो उसे कंटिन्यूअसली चोरी करने के लिए कहता जा रहा था। तो डेटर कहता है कि मेरी तुमसे दोस्ती कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं चोरी कभी नहीं करूंगा। हैकल कहता है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। इसी के कारण डेटर अब वहाँ से चला जाता है और एक जगह पे जाके बैठ जाता है अकेले। तभी वही लेडी आती है जो कि डॉक्टर तेनमा से कुछ ही देर पहले मिली थी और डेटर को ऐसा अकेला बैठे देखकर कहती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। डेटर जैसे ही मम्मी का नाम सुनता है तो बिल्कुल चुप हो जाता है और उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। ये लेडी समझ जाती है कि शायद उसने इस बच्चे को ज्यादा बोल दिया है और इसकी माँ नहीं है, इसी के कारण वो डेटर को अपने साथ ले आती है और काफी सारा खाना खिलाती है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है जहाँ पे डेटर को ये बात पता चल जाता है कि इस छोटे बच्चे की मम्मी कहीं पे तो गायब हो गई है, वो अभी तक नहीं मिल रही है। और साथ ही में इस लेडी के थ्रू डॉक्टर तेनमा भी पहचान लिया जाता है। डेटर को जब पता चलता है कि वो एशियन लड़का, उसे भी कुछ लोग उठा के ले गए हैं, तो डेटर टेंशन में आ जाता है कि आखिर डॉक्टर तेनमा को कौन ले गया होगा। सीन जिसके बाद में नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसने यहाँ के लोगों की सारी बातें सुन ली थी। वो यहाँ पे वापस आई थी अपना स्कार्फ लेने के लिए, लेकिन अंदर जो लोग पूरे शहर को जलाने की बातें कर रहे थे वो सारी बात इस लड़की ने सुन ली। इसी के कारण इसे यहाँ पे पकड़ के बिठा दिया गया है। उसका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है, वो अकेला इस जगह से नहीं भाग पाएगा। इसी वक्त नीना के कमरे में कोई मिलने के लिए आता है जो कि कहता है कि तुम्हारे लिए प्रोफेसर ने कुछ फ्रूट्स भेजे हैं और साथ ही में एक मैसेज भी है तुम्हारे लिए कि जनरल वुल्फ तुमसे जल्द ही मिलने के लिए आने वाले हैं। नीना समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो कि जोहान को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है। सीन जिसके बाद में डॉक्टर तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। बेबी ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, तो बेबी कहता है कि तुम अभी इतनी जल्दी मर नहीं सकते हो, तुम्हें तो अभी वुल्फ से मिलना है। वुल्फ का नाम सुनते ही डॉक्टर तेनमा को एकदम से फ्लैशबैक्स आते हैं। जब डॉक्टर तेनमा ने डेटर को रेस्क्यू किया था तो उसके साथ जो आदमी था उसने भी वुल्फ का ही नाम लिया था कि अगर उसे जोहान के बारे में सब कुछ पता करना है तो जाके बस वुल्फ से मिलो। इसी वक्त यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि बेबी को कहता है कि कल रात जो आग लगने वाली है उसी के प्लान के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्या हमें प्लान के हिसाब से चलना है या फिर कुछ चेंजेस है। तो बेबी कहता है कि बिल्कुल नहीं, सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। बेबी ने खुद के लिए सारी चीजें पहले से अरेंज कर रखी थी कि जब पूरा शहर जल रहा होगा तो वो तो अपना मस्त बैठ के डिनर करेगा। डॉक्टर तेनमा यहाँ पे जोहान के लिए कुछ कहते भी है कि आखिर वो क्यों यहाँ पे आएगा और तुम्हारा लीडर आखिर वो क्यों बनेगा। इतनी देर में तो बेबी फिर से डॉक्टर तेनमा को बुरी तरीके से पीट देता है। अब यहाँ पे डेटर डॉक्टर तेनमा को बचाने के लिए उसी बार में पहुंच जाता है। सारे लोग डेटर को देख के बच्चा बच्चा कह रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी डेटर के सामने एक ड्रिंक ऑफर कर देता है। अब डेटर को तो दिखाना था कि वो भी एक बड़ा बच्चा है, तो उसने बिना रुके ड्रिंक को सीधा पी लिया और सारे लोग हैरानी से बस उसे देख ही रहे थे। बाहर जाते ही सीधा डेटर उल्टिया कर देता है और कहता है कि आखिर ये लोग कैसे पीते हैं इस चीज को। लेकिन अब उसे डॉक्टर तेनमा को ढूंढना था और वहीं पे डस्टबिन के अंदर उसे डॉक्टर तेनमा का जैकेट मिल जाता है। इसी के कारण वो सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है और आवाज लगाने लगता है डॉक्टर तेनमा। तभी उसके पीछे एक आदमी आके खड़ा हो जाता है, जिसके बाद में नीना के ऊपर सीन शिफ्ट हो जाता है जो कि अभी भी उसी लड़के से बातचीत कर रही थी। नीना खुद कहती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन वो जल्द ही उसकी मदद करेगी। इन दोनों के बीच में काफी सारी बात होती है, नाम वगैरह एक्सचेंज होते हैं और ये लड़की बताती है कि जब से ये इस जगह पे आई है तब से उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। वो बिल्कुल भी यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रही है। आज जाके उसे एक अच्छी लड़की मिली है, यानी कि नीना, जो कि उसकी बात सुन रही है और समझ रही है। कुछ देर बाद के अंदर नीचे वाली लड़की के रूम से आवाजें आना बंद हो जाती है और तभी चिल्लाने की आवाजें आती है। नीना चिल्लाती रह जाती है, आइज़े आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम कहाँ पर हो, मुझे जवाब दो। लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आती। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है नीचे। नीना को अब टेंशन होने लगी थी, इसी के कारण वो सीधा थर्ड फ्लोर पे चली जाती है जहाँ पे एक दरवाजा खुला था। दरवाजे से रोशनी भी आ रही थी। नीना अंदर जाके देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की से वो अभी तक बातचीत कर रही थी वो लड़की वहाँ पे मरी हुई थी। उसे कुछ ही देर पहले मार दिया गया था। जिसके बाद में सीन डॉक्टर तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे दो लोग आते हैं और बेबी से पूछते हैं कि क्या यही डॉक्टर तेनमा है। बेबी बड़े शान से बताता है कि हाँ, इसे मैंने पकड़ा है जनरल वुल्फ के लिए। ये आदमी बताते हैं कि हमें डॉक्टर तेनमा को यहाँ से लेके जाना है। तो बेबी कहता है कि अच्छी बात है, अगर तुम इसे लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ, वैसे भी वुल्फ से मिलने के बाद मैं इसे मार ही देता। इसी वक्त अब यहाँ पे डेटर को भी उठा के ले आया जाता है। ये आदमी बताता है कि ये छोटा सा बच्चा डॉक्टर तेनमा को ढूंढ रहा था, अभी इसका क्या करना है। बेबी कह देता है कि इस बच्चे का कोई काम नहीं है, इसे मार दो। लेकिन उससे पहले डॉक्टर तेनमा से पूछा जाता है कि क्या तुम इसे जानते हो। डॉक्टर तेनमा डेटर की जान बचाने के लिए मना कर देते हैं कि नहीं, वो इसे बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन तो भी बेबी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि डेटर को जान से मार ही दो। तभी डॉक्टर तेनमा जोर से चिल्लाते कि नहीं, कोई भी इसे नहीं मारेगा, प्लीज रुक जाओ। डॉक्टर तेनमा जैसे ही जोर जोर से चिल्लाते हैं तभी पीछे से एक आदमी शूट कर देता है और बेबी के आदमी को जान से मार देता है। बेबी कहता है कि ये मेरा हेंचमैन था, आखिर तुमने इसे क्यों मारा। यहाँ पे वुल्फ के जो लोग थे वो कहते हैं कि डॉक्टर तेनमा हमारे गेस्ट है और तुम उनके साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो, और माफी भी मांगते हैं जो भी अभी तक बुरा बर्ताव हुआ था डॉक्टर तेनमा के साथ में। उसके बाद में वो डॉक्टर तेनमा को और डेटर दोनों को एक गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं यहाँ से। जिसके बाद में सीनियर नीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि काफी ज्यादा भड़क चुकी थी। वो यहाँ पे अब एक भी मिनट नहीं रुकना चाहती थी। अपनी गन निकालती है, अपनी फ्रेंड आइजे को ढकती है और फिर यहाँ से निकल जाती है। नीना जैसे आगे पहुंचती है तो उसे एक लड़का मरा हुआ दिखाई देता है जो कि कुछ ही देर पहले उसके कमरे में आया था। नीना फिर से आगे जाती है और जो प्रोफेसर गेटलिस उससे बात कर रहा था वो भी उसे मरा हुआ दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे कोई तो आया था जिसने इतने सारे लोगों को एक साथ में मार दिया। जिसके बाद में सीनियर डॉक्टर तेनमा और डेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि इन्हीं आदमियों से पूछने लगते हैं कि क्या नीना वहीं पे होगी। तो ये आदमी कहते हैं कि हाँ जरूर, नीना वहीं पे ही है। डेटर यहाँ पे सब कुछ बता देता है कि ये पूरी जगह जलने वाली है, हमें लोगों की मदद करनी होगी। मुझे एक लेडी ने खाना खिलाया था और उसी ने सब
कुछ बताया था। तो ये दोनों सामने बैठने वाले आदमी मना कर देते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते, लेकिन तेनवा इन बातों को सुन के एक आदमी के सर पे बंदूक रख देता है और उसके बाद में डेटर को कहता है कि ये काम तुम्हें अब अकेले करना पड़ेगा, बाहर जाओ, लिफ्ट लो और जल्दी से शहर के अंदर जाके सबको बताओ। डेटर भी बिल्कुल वैसा ही करता है, कार से उतर जाता है। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर तेनमा इन लोगों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझ पे विश्वास किया था, लेकिन आखिर मैं भी क्या कर सकता था, मैं भी मजबूर था। लेकिन ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम हमारे ज्यादा स्पेशल गेस्ट हो जिससे कि वुल्फ से मिलना जरूरी है। जैसे डॉक्टर तेनमा यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो वो सबसे पहले नीना से मिलने के लिए कहते हैं कि मुझे सबसे पहले नीना से मिलवाओ, लेकिन ये लोग कहते हैं कि पहले आप एक बार वुल्फ से मिल लीजिए, उसके बाद में आप बाकियों से भी मिल लेंगे। तभी यहाँ पे अंदर बैठा हुआ आदमी बताने लगता है कि प्रोफेसर गेटलीज और बाकी के सारे लोग मारे गए हैं। डॉक्टर तेनमा जैसे ही बात सुनते हैं तो सबसे पहले नीना के बारे में पूछते हैं कि नीना कहाँ पर है। तो सामने बैठा हुआ वाला आदमी बताता है कि हम जब तक यहाँ पे पहुंचे थे तब तक नीना यहाँ से भाग चुकी थी। ये सामने बैठा हुआ वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि वुल्फ था। हालांकि जोहान के साथ जिस वक्त उसकी पिक्चर थी तो वो बिल्कुल नॉर्मल आदमी लग रहा था, लेकिन 10 साल के अंदर ही काफी ज्यादा बदल चुका था, उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर तेनमा पूछते भी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, 10 साल में ऐसा भी क्या किया है तुमने, जहाँ पे वुल्फ बताता है कि ये सब कुछ डर की वजह से हुआ है। सीन जिसके बाद में डेटर के ऊपर शिफ्ट होता है, उसे लिफ्ट तो मिल गई थी लेकिन जो ट्रक ड्राइवर था वो बहुत ही स्लो स्पीड से चल रहा था। सीन जिसके बाद में वुल्फ के ऊपर ही शिफ्ट हो जाता है, जो कि अपने बारे में बताने लगता है कि शहर में उसे कैसे सिर्फ और सिर्फ आधे लोग ही जानते हैं, जो कि उसके पैसों के कारण उसे जानते हैं, बाकी असलियत के अंदर जो उसकी पर्सनालिटी है उस बारे में तो वुल्फ को कोई भी नहीं जानता। डॉक्टर तेनमा बताते हैं कि सबसे पहले तुम ही उससे मिले थे और तुमने उसे किंडरहाइम के अंदर भेज दिया था एक सोल्जर बनाने के लिए, जहाँ पे वुल्फ कहता है कि नहीं, मैं उसे कोई सोल्जर नहीं बनाना चाहता था, बल्कि मैं उसे एक लीडर बनाना चाहता था। उसका टैलेंट सच में बहुत अच्छा था और उसके टैलेंट से देश को बचाया जा सकता था। जिसके बाद तेनमा कहता है कि तुम तो उसे हिटलर बनाना चाहते हो। वुल्फ बताता है कि बाकी के मेंबर्स उसे हिटलर बनाना चाहते हैं, बल्कि मैं उसे हिटलर नहीं बनाना चाहता। वुल्फ बताता है कि उसे जोहान नाम मैंने दिया था और जोहान अगर हिटलर के जैसे बनता तो वो शहर में काफी ज्यादा टिकता। वुल्फ बताते हैं कि हमने जोहान और उसकी बहन को पकड़ा था, वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा थी, फिर भी न जाने उन दोनों ने बॉर्डर को कैसे पार कर लिया। दोनों बच्चे छोटे थे, भूखे थे, मरने वाले थे ठंड से, लेकिन फिर भी हमने उन्हें बचा लिया था। जोहान के होश में आते ही सबसे पहले उससे मैंने बात करी थी और मैंने पूछा भी था कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है। जोहान ने कहा था ये बात आपको जल्द ही पता चलेगी। वुल्फ बताता है कि उससे मिलने वाले जितने भी लोग थे, यानी कि उसकी फैमिली, वाइफ, बच्चे, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग, सारे के सारे लोग मारे गए हैं और उन सबको और किसी ने नहीं बल्कि खुद जोहान ने मारा है। वुल्फ अपने साथ में तेनमा को एक जगह लेकर आता है और दिखाता है कि ये देखो आखिर जोहान ने जाने से पहले क्या लिखा था। दीवार पे लिखा हुआ था कि जोहान इन सब लोगों का इंतजार करेगा और उसने यहाँ पे सारे के सारे लोगों को मार दिया था। नीना ने जरूर इसी मैसेज को देखा होगा और इसीलिए इस मैसेज को पढ़ के वो इस लोकेशन पे चली गई होगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी वहीं जाओ और जाके जोहान को मार दो। दूसरी तरफ अब डेटर यहाँ हैकल के पास पहुंच जाता है और सब कुछ बताता है कि शहर में आग लगने वाली है, लेकिन हैकल तो यहाँ पे बड़ा खुश था कि चलो अच्छी बात है, आग लग जाएगी तो मैं तो बहुत सारी चोरी कर लूंगा। डेटर चिल्लाने लगता है कि हैकल तुम पागल हो क्या। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और हैकल कहता है चुप हो जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग आके मुझे मार पीट देंगे। और होता भी यही है, इतनी देर में काफी सारे लोग आ जाते हैं जो कि इन दोनों के झगड़े को देख कर आए थे। जिसके बाद सीन यहाँ वापस से तेनमा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि उस टर्किश लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम जब तक यहाँ पे आए थे तब तक वो लड़की मारी जा चुकी थी, लेकिन शायद उसे जोहान ने नहीं मारा था, यही कि किसी लोगों ने उसे मारा था। ऊपर से वुल्फ और उसका एक आदमी डॉक्टर तेनमा को देख रहे थे और पूछते हैं कि क्या ये काम वो कर पाएंगे, क्या वो जोहान को मार पाएंगे। वुल्फ कहता है कि ये तो बात मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोशिश करी जाए तो उसे रोका जा सकता है। नीना जिसके बाद उसी जगह पे पहुंच गई थी, यानी कि जो मैसेज लिखा हुआ था उसी लोकेशन पे, और वहाँ जाके वो एक और मैसेज को पढ़ती है और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे वुल्फ जो था, जो कि बचपन से ही जोहान के साथ में रहा करता था, वो खुद भी जोहान से काफी ज्यादा परेशान हो गया था और आखिर में वो भी उसे मरवाना चाहता था। डॉक्टर तेनमा जोहान को मारने के लिए निकल गए थे। इसी के साथ में जो एना थी उसने जोहान का एक मैसेज भी देखा था। तो आखिर वो मैसेज क्या है, इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 17 की शुरुआत होती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर तेनमा जोहान को मारने के लिए एक आदमी के साथ गाड़ी के अंदर बैठे थे, लेकिन डॉक्टर तेनमा को ये बात पता चल गई थी कि जोहान को मारने से पहले एक काम और ज्यादा जरूरी है। इन सारे लोगों ने मिलकर इस पूरे शहर को जलाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी है। अगर इस वक्त डॉक्टर तेनमा ने जोहान को मारने के चक्कर में इस शहर को जलता हुआ छोड़ दिया तो शायद कोई किसी को बचा ही नहीं पाएगा। इसी के कारण डॉक्टर तेनमा इस आदमी के सर पे बंदूक रखते हैं और कहते हैं कि वापस से उसे केल्विन स्ट्रीट लेकर जाए, जोहान को वो कभी और मार लेगा। ये आदमी कहता भी है कि वुल्फ आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि आपको यही काम दिया गया था कि आपको जोहान को मारना है, लेकिन डॉक्टर तेनमा बात नहीं सुनते हैं और उन्हें केल्विन स्ट्रीट जाना ही था। जिसके बाद में सीन यहाँ डेटर और हैकल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये दोनों लड़ रहे थे और इन्हें कुछ लोगों ने देख लिया था। असल के अंदर ये वो लोग थे जो कि इस पूरे शहर के अंदर आग लगाने वाले थे। अब डेटर और हैकल को भी पकड़ के बिठा दिया जाता है क्योंकि ये दोनों शायद बाकी लोगों की मदद कर सकते थे। इसी के कारण इन दोनों को जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है उसी लेडी के ऊपर जिसकी एक फ्रेंड आइजे मर गई थी और इसी के साथ में आइजे का बेटा यही लेडी संभाल रही थी। डॉक्टर तेनमा अब इन्हीं के घर पे पहुंच
गए थे। डॉक्टर तेनमा को लगा था कि शायद डेटर जरूर इनके साथ में होगा, लेकिन ये लेडी बताती है कि नहीं, डेटर मेरे साथ में नहीं है, वो तो काफी देर पहले ही चला गया था। ये लेडी जिसके बाद में डॉक्टर तेनमा से आइजी के बारे में पूछती है तो डॉक्टर तेनमा अपना सर नीचे कर लेते हैं, जिसके बाद में ये लेडी जोर जोर से चिल्लाती है कि अब इस बच्चे का क्या होगा, आखिर इतनी छोटी उम्र के अंदर ही बच्चा कैसे जिएगा, मैं इस बच्चे का क्या करूंगी। ये लेडी समझ गई थी कि आयजा इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन वो इस बच्चे को भी नहीं छोड़ सकती थी। इसके बाद में ये दोनों ही इस पूरे शहर के जलने के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर तेनमा का कहना था कि मुझे लोगों के पास में लेके चलो, मुझे उन्हें बताना होगा कि सबको यहाँ से शहर खाली करना है, अगर कुछ ही देर के अंदर शहर खाली नहीं हुआ तो सारे लोग मर जाएंगे। जिसके बाद में ये लेडी ही लोगों की एक बहुत बड़े ग्रुप के पास में डॉक्टर तेनमा को लेके जाती है। डॉक्टर तेनमा सबको समझाते हैं कि हमें जल्दी इस जगह को खाली करना होगा, लेकिन यहाँ के लोग बात बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक एशियन हो, जापानीज हो, हम आखिर तुम्हारी बात क्यों मानेंगे। डॉक्टर तेनमा समझाते हैं कि मैंने लोगों की बात सुनी है, वो इस पूरी जगह को जला देंगे, आपको जल्दी इस जगह को खाली करना पड़ेगा। ये लेडी भी पीछे से चिल्लाती है कि तुम्हें इसकी बात सुननी चाहिए, इसने बहुत कुछ देखा है। जहाँ पे सारे लोग इस लेडी का मजाक उड़ाते हैं कि तू प्रोस्टिट्यूट है, तेरा आखिर कौन विश्वास करेगा। तभी इस कैफे के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल के आता है और बताता है कि शायद हमें इसकी बात माननी चाहिए। आज से सालों पहले एक और एशियन आदमी था जो कि कोई जनरल नेगी था, उसने भी इन सारे लोगों की जान बचाई थी। इसी के कारण अगर अभी इन्होंने डॉक्टर तेनमा की बात नहीं मानी तो शायद देरी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है बेबी के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिनर विनर सेट करके बैठा था, क्योंकि उसने पूरे शहर को जलाने की फुल प्लानिंग कर रखी थी। साथ ही में एक लड़की को कहता है कि खाओ खाओ, आज तो तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मिलेगी, पहले स्टार्टर खाओ फिर जाके मेन कोर्स आएगा। तभी पता चलता है कि इस लड़की को हटा के यहाँ पे कोई और बैठ जाता है, जिसने की बेबी के सर पे बंदूक रख दी थी। ये और कोई नहीं बल्कि एना थी, जो कि अब बेबी के सर पे बंदूक रख के पूछ रही थी कि बता आखिर तेरा मेन कोर्स क्या है, तू यहाँ पे आग लगाने वाला है ना, बता तेरे आगे की प्लानिंग क्या है। बाकी के सारे लोग एना को मारने वाले थे, लेकिन एना ने अपनी बंदूक इस तरीके से रख रखी थी कि अगर गलती से किसी ने उसके ऊपर शूट भी किया तो वो सबसे पहले बेबी की खोपड़ी उड़ाएगी। तो बेबी सबको मना कर देता है कि नहीं नहीं कुछ भी मत करो, हम दोनों अच्छे से बैठ के बात कर सकते हैं और तुम्हें तो यहाँ पे बैठ के एंजॉय करना चाहिए, ये सब कुछ तुम्हारे भाई के लिए किया गया है। यहाँ पे जोहान के आने का वेट हो रहा है, पार्टी चल रही है, बैठो और एंजॉय करो। लेकिन एना को इन चीजों से कोई मतलब नहीं था। वो वापस से बेबी से पूछती है कि बता आखिर कहाँ पे तू आग लगाने वाला है, तेरी मेन डिश कहाँ पर है। बेबी पहले कुछ भी नहीं बताती, तब एना उसके खाने की प्लेट को पूरा गिरा देती है और कहती है कि ये सब चीजें तुझे पसंद थी ना, मैं इन सारी चीजों को बर्बाद कर दूंगी, अगर अब तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तुझे शूट कर दूंगी। कहीं ना कहीं बेबी की भी बुरी तरीके से फट गई थी और अब जाके उसे बताना पड़ता है कि आखिर जो मेन कोर्स है, जो मेन डिश है, यानी कि इस पूरे शहर को जलाने वाली जो मेन जगह है वो कहाँ पर है, क्योंकि बाहर की जो आग लगी हुई थी वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही थी। यानी वो तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टर था, धीरे धीरे बस लोगों को डराया जा रहा था, जलाया जा रहा था, लोगों को हटाया जा रहा था। जो मेन जगह थी वो तो बिल्कुल ही अलग थी। अब जब एना को ये बात पता चल गई थी तो वो यहाँ से भाग जाती है फटाफट से लोगों की जान बचाने के लिए। एना के जाते ही बेबी कहता है कि आज तो सच में मैं डर गया था, मैं उसे सब कुछ बताने वाला था लेकिन मैंने उसे नहीं बताया, अच्छा हुआ जो मैं कुछ टाइम पहले रुक गया। बेबी इतने बुरी तरीके से डरा हुआ था कि इवन उसके कपड़े तक गीले हो जाते हैं। यहाँ एक तरफ डॉक्टर तेनमा और वो लेडी सारे लोगों को बचाने लगते हैं, क्योंकि अब तक शहर में धीरे धीरे करके आग लगने लगी थी। वहीं पे एना भी अब एक टैक्सी पकड़ के यहाँ से भाग जाती है, जहाँ पे उसे थोड़ा बहुत आइडिया मिला था कि लोगों को कहाँ पे रखा गया है। वो एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जाती है जहाँ पे आग लग रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद उसे सिर्फ और सिर्फ 2 जने मिलते हैं, एक तो हैकल और डेटर। ये अच्छा होता है कि सही टाइम पे एना यहाँ पे पहुंच जाती है और इन दोनों की जान बचा लेती है। जहाँ पे हैकल कहता है मुझे नहीं पता आखिर तुम कौन हो, लेकिन तुमने सही टाइम पे हमारी मदद कर दी है। एना को भी लग रहा था कि ये कौन सी जगह है, आखिर यहाँ पे आग लगा के सिर्फ 2 लोगों को थोड़ी ना मारा जा सकता है। जहाँ पे हैकल कहता है कि मैं इसी शहर के अंदर बड़ा हुआ हूँ, अगर किसी को इस जगह पे आग लगाना होगा तो वो इस जगह को तो बिल्कुल नहीं चुनेगा, ये बस हवाओं का रुख है, इन सब के लिए कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करी गई होगी। दूसरी तरफ हम डॉक्टर तेनमा को देखते हैं, जो काफी सारे लोगों को रेस्क्यू कर चुका था और जो घायल लोग थे उन्हें एक कमरे के अंदर भेज दिया गया था कि मैं बस वहीं पे आके बाकी लोगों की मदद करता हूँ। यहाँ पे हम बेबी को देखते हैं जो कि अपनी फाइनल डिश मंगवाने की तैयारी शुरू कर चुका था, यानी कि आखिर के अंदर जहाँ पे आग लगवानी थी उस जगह के लिए पूरी प्रिपरेशन हो चुकी थी। यहाँ पे अब जहाँ सारे लोग रेस्क्यू करके बिठा दिए गए थे, जो कि काफी ज्यादा घायल हो गए थे, वो सब डॉक्टर तेनमा से पहले माफी मांगते हैं कि उन्होंने पहले डॉक्टर तेनमा की बात नहीं मानी, लेकिन बाद में वो डॉक्टर तेनमा को यहीं रुकने के लिए कहते हैं और बहुत सारा थैंक यू करते हैं कि आज अगर डॉक्टर तेनमा नहीं होते तो शायद इन लोगों में से किसी की जान नहीं बचती, सारे लोग जल जाते हैं। वो डॉक्टर तेनमा को बहुत अच्छा इंसान मानने लगे थे कि बिना किसी फायदे के डॉक्टर तेनमा ने इतने लोगों की जान बचाई, लेकिन डॉक्टर तेनमा को अभी और भी लोगों की जान बचानी थी, इसलिए वो निकल जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एना, डेटर और हैकल आगे की तरफ निकलते जा रहे थे। हैकल को तो अभी बहुत सारी चोरियां करनी थी, जहाँ पे एना उसे पूछती है कि बता आखिर तुझे क्या क्या पता है। हैकल कहता है कि मेरे हिसाब से तो आग कहीं और लगनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे हवाओं का रुख बदलने वाला हो। अभी इस वक्त हवा रुक गई है, हवाओं का रुख जैसे ही बदलेगा वैसे सारी आग पूरी शहर को जला देगी, और अगर मुझे किसी शहर को जलाना होता तो वो जरूर कोई रिवर होती। रिवर के वहाँ पे केमिकल की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और अगर एक बार वहाँ आग लग गई तो शायद कोई किसी को नहीं बचा सकता। एना और डेटर को जैसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और उसके बाद में इस पूरी जगह को बचाने के लिए, इस पूरे शहर को बचाने के लिए उसी फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। एना तो आती है, लेकिन पीछे पीछे डेटर भी आता है। एना मना करती है कि डेटर आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम छोटे बच्चे हो। तो डेटर कहता है कि मैंने तेनमा को प्रॉमिस करा था कि मैं शहर को नहीं जलने दूंगा। ये दोनों ही आखिरकार उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच गए थे, जहाँ पे इन्हें बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर केमिकल दिखाई देता है, और अगर गलती से भी वो केमिकल जल
गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। इसी वक्त डेटर फिसल के नीचे गिर जाता है। इस केमिकल को स्मेल करने पे पता चलता है कि तो गैसोलीन है, अगर इसमें आग लगी तो सबसे पहले धीरे धीरे करके यही जगह उड़ेगी। यहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर तेनमा भी लोगों की मदद करके आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें हैकल मिल जाता है जो कि चोरी करके एक बहुत ही महंगा कारपेट लेके जा रहा था। और फिर डॉक्टर तेनमा हैकल से डेटर के बारे में पूछते हैं तो पहले तो हैकल मना कर देता है, नौटंकी करता है कि मुझे नहीं पता उसके बारे में। लेकिन जब तेनमा काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि डेटर मारा जाएगा, क्या तुम्हें इस बारे पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है? क्या तुम्हें बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि वो छोटा सा बच्चा है और हमें पूरे शहर को बचाना है? तब भी वो डॉक्टर तेनमा को कुछ भी नहीं पता था। यहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जहाँ पे एना और डेटर थे उन्हें किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। एना ने गन तान रखी थी, तभी उन्हें सामने से एक आदमी दिखाई देता है। ये भी उन्हीं गंजों में से एक था जिसने डेटर और हैकल को बांध के रखा था। उसके हाथ में एक लाइटर था और वो कभी भी इस लाइटर को छोड़ सकता था। वो कहता है कि एना तुम जोहान की बहन हो ना, देखो तुम्हें देखते ही कोई पहचान सकता है कि तुम जोहान की बहन हो, बस एक बार आग लगने दो, फिर देखो तुम्हारा भाई यहाँ पे कितना जल्दी आता है। एना कहती है कि मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, जोहान को किसी का खून नहीं करना, ऐसे तुम लोग हो जो ऐसा करने के लिए उसे मजबूर कर रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, मैंने ये चीजें देखी है। लेकिन ये आदमी एना की बातें नहीं सुनता और कहता है कि ये तो बस एक गिफ्ट है, एक तोहफा है जोहान के लिए, बस एक बार ये जगह जल जाए फिर तुम देखना क्या से क्या हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर तेनमा ने हैकल की गर्दन पकड़ ली थी और उसे कहते हैं कि अगर तूने नहीं बताया तो अच्छा नहीं होगा। तब जाके हैकल बता देता है कि आखिर डेटर और एना दोनों ही इस वक्त रिवर के पास बनी हुई फैक्ट्री के अंदर है जहाँ पे भर भर के केमिकल है। यहाँ पे एना उस आदमी को रोकने की कोशिश कर ही रही थी कि देख मैं तुझे शूट कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अब जो डेटर था वो भी बोलता है कि क्या तुम भी किसी तेनमा को जानती हो जो कि बहुत ज्यादा ब्रेव है। यहाँ पे एना भी कहती है कि हाँ मैं ऐसे तेनमा को जानती हूँ जो कि बहुत अच्छा आदमी है। डेटर कहता है कि अगर तुम उसे जानती हो तो उसने हमेशा यही तो कहा था कि कभी किसी इंसान को मारना नहीं है, तो फिर आखिर तुम इसे शूट क्यों कर रही हो। जहाँ पे एना कहती है कि देखो इस इंसान को शूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम अपनी आंख बंद करो, मैं बस इसे मारने ही वाली हूँ। यहाँ पे एना ऑलमोस्ट गन चलाने वाली थी कि लेकिन सही टाइम पे यहाँ पे डॉक्टर तेनमा पहुंच जाते हैं और सीधा इसी इंसान के ऊपर जंप करते हैं, लेकिन उसके हाथ में लगा हुआ लाइटर नीचे गिर जाता है और गैसोलीन में आग लगने लग जाती है। डॉक्टर तेनमा हैकल को कहते हैं कि जल्दी से अपना कारपेट नीचे बिछाओ और इस आग को बुझाओ, लेकिन हैकल का जो कारपेट था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इसी के कारण वो भागता नहीं है। लेकिन डेटर एकदम सही टाइम पे अपना दिमाग लगाता है, हैकल से उस कारपेट को लेता है और उस आग के ऊपर गिरा देता है। अगर वो आग नहीं रोकी जाती तो शायद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और ये सारे के सारे यहीं पे मर जाते। इतनी ही देर में अब यहाँ पे पुलिस भी पहुंच जाती है। तो यहाँ पे एना कहती है कि आप लोग जाओ यहाँ से, बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगी, पीछे एक बोट है वो बोट लो और चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ हम बेबी को देखते हैं जो कि डिनर खा ही रहा था, बहुत अच्छा खासा उसका डिनर उसके सामने था, लेकिन वो कहता है कि आज लगता है मेरा डिनर ठंडा हो गया। इसका मतलब था कि बेबी को पता चल गया है कि आज जो आग लगने वाली थी वो नहीं लगी, किसी कारण से वो पोस्टपोन हो गई है, यानी कि उसका खाना भी बर्बाद ही गया। यहाँ पुलिस वाले आके एना से काफी सारी चीजें पूछने लगते हैं, लेकिन एना कहती है 2 मिनट रुको, मुझे वापस आना है। वो डॉक्टर तेनमा की तरफ भागती हुई जाती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी, मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने जोहान का मैसेज पढ़ा था, जोहान वो नहीं है जैसा कि हम समझ रहे हैं, उसने इन सब लोगों को नहीं मारा है, जोहान एक नहीं बल्कि जोहान 2 है। डॉक्टर तेनमा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर एना कहना क्या चाहती है। इन्हें बाद में क्लियर होता है कि जब जोहान ने एना को सर में गोली मारने के लिए कहा था तो इसका मतलब था कि जोहान को बचपन से ही पता था कि उसे स्प्लिट पर्सनालिटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बीमारी है उसे, उसके शरीर में एक नहीं बल्कि 2 इंसान है। एना बता देती है कि उसने क्या चीज पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ था कि जोहान को मदद की जरूरत है, कुछ टाइम के अंदर अगर उसे मदद नहीं मिली बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। और वो डॉक्टर तेनमा से माफी भी मांगती है कि प्लीज आप मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं जोहान को जिंदा नहीं छोड़ पाऊंगी, मुझे उसे मारना ही पड़ेगा। डॉक्टर तेनमा जिसके बाद में आप खुद भी उसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे जोहान का मैसेज लिखा हुआ था, वो एक बहुत बड़ी पानी की टंकी के ऊपर लिखा हुआ था कि प्लीज मेरी मदद करो, नहीं तो मेरे अंदर का मॉन्स्टर सबको बर्बाद कर देगा और बहुत ही जल्द फट जाएगा। तब जाके अब डॉक्टर तेनमा को भी बिल्कुल क्लियर होता है कि जो जोहान है उसके अंदर स्प्लिट पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि एक शरीर के अंदर 2 अलग अलग पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती है, कभी वो अच्छा होता है तो कभी वो बुरा होता है। और इसी के साथ गाइस 17th एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 18 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम डॉक्टर तेनमा, हैकल, डेटर तीनों को देखते हैं जो कि यहाँ पे मैसेजेस पढ़ ही रहे थे और अब ये सोचने लगते हैं कि आगे अब जाके इन्हें करना क्या है। इसी के साथ में सीन या एना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि पुलिस वालों के सामने बैठी थी और सारी चीजें बताने लगती है कि जब एना यहाँ पे पहुंची थी तो 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, एक एशियन था लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि एना डॉक्टर तेनमा के बारे में सब कुछ जानती थी लेकिन वो तेनमा के बारे में कुछ नहीं बताती। यहाँ पुलिस ऑफिसर भी यही कहते हैं कि बाकी सारे टर्किश लोगों से भी हमने पूछा था कि तुम लोगों की जान आखिर किसने बताई, डॉक्टर तेनमा का नाम किसी ने नहीं लिया, पिक्चर दिखाने पे भी किसी ने नहीं बताया, लेकिन सबने बस यही बताया कि एशियन है। आखिर कोई है क्या जो कि डॉक्टर तेनमा की जान बचाना चाहता है? तो एना कहती है कि मुझे नहीं पता इस बारे में, मैं किसी को भी नहीं जानती, क्योंकि सबको पता था कि डॉक्टर तेनमा जो है वो किसी की जान नहीं ले सकते बल्कि हमेशा सबकी जान बचाते ही हैं। पुलिस स्टेशन से जैसे एना बाहर निकलती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसकी एना जाके सीधा गले लग जाती है। इस आदमी का नाम रोसो था, जिसके बाद में रोसो एना को लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और उसे नए कपड़े देता है। एना के आने के बाद रोसो से कहता है कि तुम इसमें अच्छी ज्यादा लगती हो, वो कपड़े तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहे थे, अब बताओ क्या तुम ठीक हो, क्या सब कुछ तुम्हारे साथ जो हो रहा है, क्या चीजें वैसी हो रही है जैसा तुम चाहती हो, और तुम्हें काफी भूख भी लग रही होगी, आओ तुम कुछ खा लो। जहाँ पे एना रोसो से कहती है कि आपने खाना नहीं खाया, जहाँ पे रोसो कहते हैं कि नहीं मैंने तुम्हारे आने से पहले ही खाया था और कॉफी
कॉफी के अंदर वो लगभग 5 चम्मच चीनी डालते हैं। एना उन्हें देखती है और कहती है कि आप हमेशा ऐसा ही करते हैं, आपको कॉफी ऐसे ही पसंद है। और एना ये देख के स्माइल करने लगती है, जहाँ पे रॉसो कहते हैं कि अच्छा हुआ तुमने एटलीस्ट स्माइल तो करी, तुम स्माइल करती हुई बहुत अच्छी लगती हो। जहाँ पे अब ये कहानी पास्ट के अंदर चली जाती है कि आखिर एना का रॉसो से क्या रिलेशन है। काफी सालों पहले एना रॉसो के पास में जॉब मांगने के लिए आई थी। ये रेस्टोरेंट रॉसो का था। रॉसो एना को देख के काफी खुश हो गया था और उसने एना को काम पे रख लिया था सिर्फ एक शर्त पे कि एना पहले से भी ज्यादा मुस्कुराएगी। और एना बहुत खुशी खुशी इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद में रॉसो एना को ट्रेनिंग देते हैं कि आखिर प्लेट्स उठानी कहाँ पर है, रखनी कहाँ पर है, ड्रिंक्स कहाँ पर लेनी है, खाली क्लासेस कहाँ पे रखनी है, ऑर्डर्स कहाँ पे लेने हैं। एना इन सारी चीजों को धीरे धीरे करके अच्छे से सीख रही थी। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है ऑर्डर देने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एना यहाँ की वेट्रेस है, बल्कि वो तो रॉसो को कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या जो तुमने इतनी खूबसूरत लड़की को काम पे रखा है। और उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पे कई सारे लोग खाना खाने आने लग जाते हैं। सारे लोग हमेशा से ही एना से बहुत खुश हुआ करते थे क्योंकि एना इतने प्यार से, इतने स्माइली वे से सबको ग्रीट किया करती थी। सबको पहले लगा भी नहीं था कि वो वेट्रेस है, लेकिन जैसे एना सबकी ऑर्डर लेने लगती थी तब जाके पता लगता था कि एना यहाँ की वेट्रेस है। सब एना को अलग अलग तरीके के ऑफर दिया करते थे कि तुम हमारे साथ रात में डिनर पे चलो, तुम यहाँ पे काम मत करो, मैं तुम्हें और भी अच्छी जगह पे लगवा दूंगा। लेकिन एना कभी भी रॉसो को नहीं छोड़ती थी। इवन लोग रॉसो को भी कहते थे कि तुम कहाँ से पकड़ के लाए इतनी सुंदर लड़की को। जहाँ पे रॉसो सबको कहता है कि तुम फालतू बातें मत करो, मैंने इसे पकड़ा नहीं है, ये खुद आई थी मेरे पास में। इसका मतलब था कि रॉसो के रेस्टोरेंट का माहौल सिर्फ और सिर्फ एना से ही बना था। सब लोग उसे बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन सारे लोग ये भी कहा करते थे कि रॉसो दिल का बहुत सॉफ्ट आदमी है, वो अगर मूवीज भी देखता था तो भी रोने ही लग जाता था। सीन जिसके बाद में प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे रॉसो सामने देखता है और वहाँ पे एक मूवी लगी थी और वो उस मूवी के बारे में कहता है कि आज से काफी सालों पहले मैंने इस मूवी को देखा था, आखिर इतनी अच्छी मूवीज कैसे बनती है, मैं आज भी अगर इस मूवी को देखूंगा तो मुझे शायद रोना आ ही जाएगा। सीन वापस से पास्ट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉसो यहाँ पे काम कर रहा था और एना डेली हाफ डे लेके जाया करती थी। एना कहती भी है कि क्या मैं आपकी थोड़ी हेल्प करा दूं, तो रॉसो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकती हो, वैसे भी दिन में काम कम होता है और मैं अकेले काम कर सकता हूँ। लेकिन वो एना से ये भी पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जाती हो। एना इस बारे में कुछ भी नहीं बताती कि आखिर वो कहाँ जाया करती है। हमें दिखता है कि एना यहाँ पे अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करने के लिए जाया करती थी हाफ डे लेकर। पहले तो वो काफी ज्यादा घबराती है, लेकिन जैसे ही वो अपने पेरेंट्स की डेथ देखती है अपनी आंखों के सामने तो वापस से शूट करने लग जाती है। यानी कि एना ने लगभग 6 महीने तक बंदूक चलाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस करी थी। जिसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है पास्ट का कि कैसे रॉसो एना को हमेशा से अलग अलग चीजें बनाना सिखाया करता था। एक बार उसने नूडल्स पास्ता बनाए थे, जहाँ पे टेस्ट करने के लिए एना रॉसो को कहती है, लेकिन रॉसो खुद कहता है कि तुम टेस्ट करो, तुम्हें पता चलेगा, बताओ आखिर तुम्हें क्या क्या टेस्ट आ रहा है। एना को काफी कम टेस्ट पता चलते हैं, जहाँ पे रॉसो कहता है कि इसका मतलब है तुमने अच्छे से नहीं बनाया है, तुम्हें हर चीज का फ्लेवर आना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ट्रेनिंग करती जाओगी और आगे की चीजें सीखती जाओगी। उसी रात को एना रेडी होकर अपने कमरे में सोने जा रही थी तो वो रॉसो को कहती है कि अब आप नहा के सो जाइएगा। लेकिन वो देखती है कि कैसे रॉसो बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे एक पुरानी मूवी देखकर काफी ज्यादा रोने लग रहा था और बताता है कि न जाने मैं कितनी बार इस मूवी को देख के रोऊंगा। सीन वापस से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉसो ने भी एना के बारे में काफी सारी चीजें पता लगाई थी। वो एना को कहते हैं कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती थी, तुम मेरे पास में क्यों आई थी, देखो मैंने इन सब बारे में पता लगा लिया है, तुम्हारा पूरा नाम एना लिबर्ट है और अभी तुम्हारा नाम नीना है, तुम्हारे पेरेंट्स मारे गए थे, उनके पीछे एक बहुत बड़ी मर्डर मिस्ट्री थी, उसके बाद तुमने मुझे ढूंढा, आखिर तुमने मुझे क्यों ढूंढा। एना भी कहीं ना कहीं थोड़ी शॉक हो गई थी और फिर वो बताने लगती है कि मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैंने मेरे प्रोफेसर से एक केस के बारे में सुना था, उस केस की सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपका नाम सामने आ रहा था, कोई आपको पकड़ नहीं पाया, लेकिन जितने भी क्लूज और जितने भी हिंट्स और जितने भी लोगों की गवाही थी वो सब कुछ आपके नाम की थी, फिर भी आज तक आपको किसी ने नहीं पकड़ा। कहा जाता था कि आप उस वक्त के बहुत ही बेहतरीन शूटर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद आपने ये सारी चीजें छोड़ दी, तो आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। जहाँ पे रॉसो अपने बारे में बताने लगता है कि मैं बचपन से ही लोगों को मारा करता था, चोरी चकारी न जाने कितने बुरे काम किए, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, न जाने कितने खून करे मुझे खुद को याद नहीं है, लेकिन एक दिन की बात है जब मैं किसी को मारने के लिए गया था, वहाँ पे मैं उसे ऑलमोस्ट शूट करने ही वाला था, लेकिन मैंने देखा कि उस आदमी ने कॉफी ली, उसके बाद में 1 2 3 4 5 चम्मच उसने अपनी कॉफी के अंदर शक्कर डाली, उसका टेस्ट मुझे तक पता चल रहा था। उस दिन के बाद से मैंने उस आदमी को नहीं मारा और उस दिन से मैंने बंदूक चलाना ही छोड़ दी। गाइस ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डिटेक्टिव लुंगे था। वो रॉसो के हाथ से काफी सालों पहले ही मर जाता, लेकिन न जाने कैसे लुंगे की कॉफी पीने की आदत से रॉसो खुद बदल गया। उसके बाद में रॉसो बताता है कि फिर मैंने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, मैंने एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर काम किया, खुद की लाइफ बदली और अब बस एक अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये सब चीजें सीखनी थी तो मुझे तुम पहले एक बार बता देती। एना कहती है आखिर मैं आपको ये सब चीजें कैसे बता पाती, मुझे यहाँ पे रह के सारी चीजें ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे मेरी आगे की चीजें करनी ही पड़ेगी। जिसके बाद में रॉसो एना को छोड़ देता है रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे एना को अपनी आगे की जर्नी तय करनी थी। रॉसो कहता है कि बंदूक उठाना आसान है, लेकिन अगर तुम बंदूक चला देती हो, अगर किसी को मार देती हो तो तुम्हें चीनी का स्वाद भूलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर एक बार एना ने किसी को भी जान से मार दिया तो उसे अपनी प्रीवियस सारी चीजें भूलनी पड़ेगी, अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स भूलने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप किसी की जान ले लेते हो तो उसका गिल्ट आपको लाइफ टाइम तक रहता है। रॉसो इन सारी चीजों से ऊपर आ चुका था, उसे
उसे कहीं ना कहीं अभी भी अपनी पुरानी गलतियां याद आती रहती है। एना बेचारी काफी ज्यादा रोती रोती रॉसो को गुड बाय करती है और रॉसो भी यहाँ पे चला जाता है। और इसी के साथ गाइस 18 एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा। मॉन्स्टर के लास्ट एपिसोड्स में हमने देखा था कि कैसे तेनमा, डेटर और एना ने मिलकर एक बहुत बड़ी आग से पूरे टाउन को बचा लिया था। और इसी के साथ में हमें एना के थोड़े पास्ट के बारे में भी पता चला था कि कैसे जब उसके फैमिली मेंबर्स मर गए थे, उसके पेरेंट्स मर गए थे, तो उसके बाद में उसने अपना लाइफस्टाइल कैसे बनाया, उसने कैसे गन वगैरह सीखी, किसके पास में वो रुकी, ये सारी चीजें हमें लास्ट एपिसोड में एना के बारे में पता चली थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 19 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाते हैं जिनका नाम रूडी था। इस वक्त वो एक आदमी से बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इस आदमी का नाम जॉर्गन था जिसके ऊपर कई सारी मर्डर केस लगे हुए थे। उसके मर्डर का सेम पैटर्न था कि वो लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज करता था, एक तरीके से हम रेप कह सकते हैं, और उसके बाद में उनका मर्डर कर देता था। कंटिन्यूअसली यही सारी चीजें चल रही थी जॉर्गन के साथ में, लेकिन तब जाके उसके पैटर्न में एक बदलाव आया। उसने एक लेडी को मार दिया जिसकी उम्र 52 ईयर ओल्ड थी। साथ ही में उसके साथ कोई भी सेक्सुअली अब्यूज नहीं हुआ था, यानी कि जॉर्गन ने उसके साथ में रेप नहीं किया था। तो आखिर उसका पैटर्न कैसे बदला, इसी के कारण इस सीरियल किलर को एक डिटेक्टिव के सामने बिठाया गया था। रूडी जॉर्गन की सारी बातें रिकॉर्ड करता जा रहा था, साथ ही में पूछता भी जा रहा था कि आखिर तुम्हारे पैटर्न में बदलाव कैसे आए हैं, ये सब कुछ क्यों किया है तुमने। जिसके बाद में जॉर्गन इसी केस की स्टडी करने के लिए अपने घर पे चला जाता है। कुछ ही देर बाद में जॉर्गन को ऐसी आवाज आती है कि जैसे उसके घर में कोई घुस गया है। उसे डर लग रहा था कि शायद किसी ने उसके ऊपर कोई अटैक प्लान तो नहीं किया है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि उसके घर के अंदर एक उसका बहुत पुराना दोस्त आया है। ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा थी। डॉक्टर तेनमा और रूडी ने एक साथ में बहुत पुराने टाइम में कॉलेज किया था और साथ साथ में एग्जाम वगैरह दिए थे। रूडी को पता था कि डॉक्टर तेनमा की उससे बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये बहुत पुराने कॉलेज मेट्स थे लेकिन कभी दोस्त नहीं बने, और शायद हो सकता है डॉक्टर तेनमा पैसे लेने के लिए आए हो, लेकिन तेनमा मना करता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो रूडी कहता है तो फिर तुम आखिर क्यों आए हो, तुम तो मुझसे नफरत करते हो और काफी अच्छे दोस्त भी नहीं हो। जहाँ पे तेनमा कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम एक बहुत अच्छे डिटेक्टिव बन गए हो, जहाँ पे तुम मल्टी पर्सनालिटीज को पहचानने का काम करते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है, क्या तुम प्लीज मेरी मदद करोगे। उसके बाद में तेनमा 2 लेटर निकाल के दिखाता है और उसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी हुई थी कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरे अंदर का मॉन्स्टर बाहर आने वाला है, वो ब्लास्ट होने वाला है, प्लीज मेरी मदद करो। जहाँ पे रूडी कहता है कि इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं इस लड़के को पहचानूं कि वो लड़का आखिर कौन है और उसके अंदर पर्सनैलिटीज कैसे काम करती है। तेनमा कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम मेरी इसमें मदद करो। जहाँ पे हमें एक सीन पास्ट का दिखाया जाता है कि कैसे रूडी कहना चाहता था कि रूडी काफी सालों पहले बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन तभी एक लड़के ने आके उसकी पूरी लाइफ बदल दी। ये एशियन लड़का और कोई नहीं बल्कि तेनमा ही था, जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, सबके बीच में घुलने मिलने वाला लड़का था और सब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। इन सब के प्रेशर के अंदर आके रूडी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हालांकि वो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे टॉप करना था। इसी के कारण उसने एक सब्जेक्ट के अंदर चीटिंग करी और अपने हाथ पे नोट्स लिख के वो बैठ गया। उस चीज को देखने वाला तेनमा ही था। उस दिन के बाद से तेनमा और रूडी के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग गई, जहाँ पे रूडी ये भी बताता है कि तुम जिस तरीके के सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे हो वो काफी सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज रखता है। लोगों को लगता है कि वो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोग बात नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे कोई किलर होते हैं तो वो लोगों के बीच में ही रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और हमेशा लोगों के साथ में खेलते रहते हैं। तेनमा को लगता है कि इसका मतलब जोहान उसके साथ में खेल रहा है, उसे बार बार में मैनिपुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे रूडी कहता है तुम अभी इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन मत लो, मुझे इस केस पे स्टडीज करने दो, उसके बाद में मैं तुम्हें कोई अपना डिसीजन बताऊंगा, तुम पहले मुझे उसकी सारी स्टोरी बताओ। जिसके बाद में तेनमा जोहान से रिलेटेड बचपन से जितनी भी चीजें थी सब कुछ रिकॉर्ड कर देता है और सारी चीजें उसे बता देता है। वहीं दूसरी तरफ रूडी जिस जॉर्गन नाम के आदमी के साथ में केस पे लगा हुआ था उसे कहता है कि आखिर तुम बताओ इस केस के अंदर मुझे क्या ढूंढना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है कि सच में मॉन्स्टर एक्सिस्ट करता है। उसके बाद में जॉर्गन कुछ देर तक कंटिन्यूअसली रूडी को घूरता ही रहता है। रूडी को इस बात से गुस्सा आता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें बस मॉन्स्टर के बारे में पूछा है कि क्या तुम इस मॉन्स्टर को जानते हो या ऐसा करने वाले किसी इंसान को जानते हो। जहाँ पे जॉर्गन खड़ा हो जाता है और सीधा रूडी का गला पकड़ लेता है। रूडी इमरजेंसी बुलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जॉर्गन काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी के कारण वो इमरजेंसी बटन को हटा देता है और कहता है कि तुम्हें जानना है ना कि आखिर मॉन्स्टर कौन है। मैंने जिस लेडी का कत्ल किया है यानी कि हना कैंप, उस 52 साल की औरत के तुम घर जाना, उसके बेसमेंट में जाना, वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मॉन्स्टर दिखते कैसे हैं, मॉन्स्टर एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते हैं। इन बातों को देखकर रूडी काफी ज्यादा डर गया था। इसी के साथ में रूडी अपने सीनियर्स के पास में आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है कि वो डॉक्टर तेनमा से मिला था, क्योंकि डॉक्टर तेनमा का हर जगह नाम चल रहा था कि वो एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है और अगर कोई भी उसे देखता है तो प्लीज जल्द से जल्द इन्फॉर्म करे। रूडी भी ऐसा ही करता है। डॉक्टर तेनमा से मिलने के बाद में वो पुलिस ऑफिसर्स को बता देता है कि वो डॉक्टर तेनमा से मिल गया है और उसने उसे कोई काम बोला है तो जरूर डॉक्टर तेनमा वापस मिलने के लिए आएंगे। सारे पुलिस ऑफिसर बहुत खुश थे क्योंकि रूडी एक सीरियल किलर को पकड़वाने वाला था। उसके बाद में जॉर्गन के कहने पे रूडी उसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए जो लेडी मरी थी यानी हैना कैंप के घर की तरफ जाता है और बार बार में रूडी की क्लिप्स को याद करता है। वो कहता है कि बेसमेंट में जाना जहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मॉन्स्टर किस तरीके के होते हैं। रूडी घर में जाने के बाद में अपने रिकॉर्डर को ऑन कर देता है और उसके बाद में बताने
बताने लगता है कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जॉर्गन के कहने पे आया है। पूरे घर के अंदर शांति है, ऐसा कोई माहौल नहीं है जिससे कि कोई डर सकता है। साथ ही में उसे एक बेसमेंट का रास्ता मिला है। नीचे जाने के बाद में रूडी को हर तरफ दिखाई देता है कि चीजें बिल्कुल सही से पड़ी है, कुछ भी डरावनी चीज नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसे देखकर किसी के मर्डर का सस्पेक्ट पता किया जा सके। काफी सारी पिक्चर्स पड़ी थी हाना कैम्प की, साथ ही में उनके साथ में कोई बच्चा भी था और एक डरावनी सी डॉल बैठी थी। तो भी रूडी को कुछ अनयूजुअल नहीं लगा और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सीढ़ियों में उसे कुछ क्लिक होता है। वो वापस से अपने सारा सामान को निकालता है, उसमें से एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है। तब उसे पता चलता है कि हाना कैम्प का तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो फिर आखिर इन पिक्चर्स के अंदर कैसे कोई बच्चा हो सकता है? पिक्चर्स को जाके टच करने पे रूडी को पता चलता है कि इन पिक्चर्स के साथ में कुछ तो छेड़छाड़ की गई है। सारी पिक्चर्स के मुंह कटे हुए थे। उन पिक्चर्स के मुंह को हटाने के बाद में ऐसा लगता है कि पहले पिक्चर के अंदर किसी और का चेहरा था और उसके बाद में किसी और का पिक्चर लगाया गया है। ये पिक्चर जॉर्गन के बचपन की थी। तो आखिर जॉर्गन की पिक्चर यहाँ पर कैसे आई? क्या जॉर्गन का हाना कैम्प से कोई रिलेशन था? क्या वो उसकी माँ हो सकती है? लेकिन आखिर जॉर्गन अपनी ही माँ को क्यों मारेगा? लेकिन जॉर्गन के पेरेंट्स तो यहाँ पे रहते ही नहीं है। इन सारी बातों का कंक्लूजन ये था गाइस कि जॉर्गन असल के अंदर जोहान का एक फ्रेंड था। जोहान बचपन के अंदर हाना कैम्प के साथ रहा करता था। अब जैसे कि जोहान का हमेशा से पैटर्न रहा है कि जो भी उसे संभालता था, जो भी उसके पेरेंट्स होते थे, जो भी उसे अडॉप्ट करते थे, वो उन सबका कत्ल कर दिया करता था और इस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करता था कि अपना काम वो किसी से भी करवा सकता था। उसने जॉर्गन के दिमाग में इतना कुछ भरा कि वो लेडी उसे बुरी तरीके से मारती है, पीटती है, हर समय उसके ऊपर निगरानी रखती है और बेसमेंट के अंदर बंद कर देती है जहाँ पे हाना कैम्प हमेशा उस पर ध्यान रख सके। लेकिन ये सारी चीजें जॉर्गन को अपने आप से कनेक्टेड लग रही थी। इसी के कारण उसने हाना कैम्प का मर्डर करा, जबकि हाना कैम्प से उसका कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जोहान के कहने से जॉर्गन ने उसे मार दिया। यानी कि बचपन से ही वो कितना ज्यादा स्मार्ट था, लोगों को कितनी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता था। बचपन से रिलेटेड जो भी लोग जोहान से जुड़े हुए थे वो जिंदा किसी को भी नहीं रखना चाहता था। इसी के कारण उसने उसे मरवा दिया। रूडी को इतनी सारी बातें पता चल गई थी तो तब जाके उसे क्लियर हुआ कि जोहान सच में एग्जिस्ट करता है। वो ऊपर जाके कमरों के अंदर लेटर्स को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पे उसे लेटर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि जॉर्गन ने बताया था कि काफी टाइम पहले उसे कुछ लेटर्स मिला करते थे। धीरे धीरे करके वो लेटर्स कम हो गए, लेकिन उन लेटर्स से जॉर्गन की फ्रेंडशिप हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जॉर्गन और जोहान एक ही है, बहुत अच्छे दोस्त है। इसी के कारण जॉर्गन ने जोहान की मदद करी। लिखे हुए पैटर्न्स भी सारे सेम थे, यानी कि डॉक्टर तेनमा ने जो लेटर्स रूडी को पहचानने के लिए दिए थे कि जोहान की ये लेटर्स है, उन्हीं लेटर्स को हाना कैम्प के घर के लेटर से मिलाया गया तो सारी चीजें सेम थी। तब जाके रूडी एकदम क्लियर हो गया कि जोहान एग्जिस्ट करता है, वो सच में है और उसी ने ही जॉर्गन को इन्फ्लुएंस किया है। यानी कि ये केस एक तरीके से कनेक्टेड हो गया था। जिसके बाद में रूडी ने डॉक्टर तेनमा को मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन अब जब रूडी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके कि डॉक्टर तेनमा उससे मिलने के लिए आने वाले हैं, तो एक पार्क के अंदर बहुत बड़ा ट्रैप लगा दिया गया था। काफी सारे पुलिस ऑफिसर इधर उधर बैठे थे। डॉक्टर तेनमा आते ही सबसे पहले रूडी से माफी मांगते हैं कि मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया, तुम काफी बिजी हो, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पे रूडी के पास में माइक लगे हुए थे, इसी के कारण वो डॉक्टर तेनमा को कहता है कि तुमने मुझे जोहान के बारे में जो कुछ भी कहा ये सब कुछ तुम्हारी एक फिक्शनल स्टोरी है। जोहान नाम का इंसान एग्जिस्ट नहीं करता है और तुमने जो भी कहा है वो सब कुछ बिल्कुल बेकार है। ये सारी चीजें ऊपर बैठे हुए इंस्पेक्टर सुन चुके थे और डॉक्टर तेनमा एकदम से डर गया था कि आखिर रूडी ऐसा क्यों कह रहा है, जबकि उसने तो प्रूफ दिए हैं। ये दोनों बात करते करते आगे निकल जाते हैं। यहाँ पुलिस ऑफिसर टेंशन के अंदर आ रहे थे बैठ के कि आखिर कहीं डॉक्टर तेनमा रूडी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, क्योंकि तेनमा के पास में बंदूक थी और रूडी एक डॉक्टर है। लेकिन रूडी तेनमा को कहता है कि बस सीधे सीधे चलते रहो। रूडी कहता है कि तुम्हें पता है ना कि बचपन के अंदर तुम मुझसे नफरत करते थे क्योंकि मैंने चीटिंग करी थी। क्या तुम्हें पता है कि मेरी चीटिंग करने का तरीका क्या था? रूडी उसी वक्त अपने हाथ के ऊपर से स्लीव्स हटाता है और उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था कि पीछे मुड़ के मत देखना, पुलिस ऑफिसर तुम्हारे आसपास में, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। डॉक्टर तेनमा डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता भी है, लेकिन रूडी उसे मना करता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। जो तुमने मुझे लेटर्स दिए थे वो लेटर्स मैंने मैच करे। हाना कैम्प के घर पे जोहान रहा करता था, बचपन में वो वहीं पे रहता था, लेकिन जैसा कि वो सबको मार देता है उसने वैसा ही किया। उसने जॉर्गन को बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस कर दिया था। जैसा तुम कह रहे हो कि स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है जोहान को, तो वो बिल्कुल सच बात है। तुम्हें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा, उसे मिलना होगा। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे पुलिस वालों को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे लिए एक टिकट परचेज किया है, तुम्हें बस यहाँ से जाना होगा। डॉक्टर तेनमा कहीं ना कहीं रूडी से भागना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी अब काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखते हुए जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट तेनमा को पकड़ने आ गए थे, तो तेनमा को जाना पड़ता है। जाने से पहले तेनमा ये भी कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत मदद करी है और शायद अब तो हम अच्छे दोस्त बन भी गए हैं। रूडी को अब जाके पता चला था कि जो डॉक्टर तेनमा के ऊपर इल्जाम लगे हुए थे कि वो सस्पेक्ट है, उन्होंने मर्डर करे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर तेनमा बिल्कुल इनोसेंट है। रूडी पूछता भी है कि आखिर तुम उस जोहान के साथ में क्या करोगे अगर वो तुम्हें मिल भी गया तो? जहाँ पे डॉक्टर तेनमा कहते हैं कि मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। रूडी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है कि तेनमा को अगर जोहान मिला तो वो जरूर उसे मार देगा, क्योंकि जोहान ने जितने भी मर्डर किए हैं उन सब के इल्जाम तेनमा के ऊपर लगे हुए हैं, तो तेनमा जरूर अपना नाम क्लियर करना चाहता होगा। लेकिन तेनमा कहता है कि मैं अपना नाम क्लियर नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मुझे बस उसे मिलना है। रूडी कहीं ना कहीं इमोशनल था कि तेनमा उसे बहुत कम टाइम के लिए मिला, वो तेनमा को कभी पहचान भी नहीं पाया और सच में वो एक बहुत अच्छा इंसान है। बस तेनमा अपना ध्यान रखे और यहाँ से बहुत दूर चला जाए। जिसके बाद इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 20 की शुरुआत होती है। यहाँ पे तेनमा बस रूडी के साथ में गुड बाय कर रहा था और इतनी सारी भीड़ के अंदर चुपचाप
चुपचाप एक बस के अंदर जाके बैठ जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान न पाए। यहाँ पुलिस ऑफिसर एक दूसरे के ऊपर हाथ ही मलते रह जाते हैं कि इतने सारे लोगों की भीड़ में वो तेनमा को नहीं पकड़ पाए और तेनमा यहाँ से चला गया। लेकिन तेनमा ने जाने से पहले एक अच्छा दोस्त भी बनाया और साथ ही में जोहान से रिलेटेड कई सारी बातों के बारे में भी उसे पता चल गया। जिसके बाद में कहानी शिफ्ट हो जाती है एक कपल के ऊपर जो कि बूढ़ा कपल था और जर्मनी की तरफ से गुजर रहा था। इन कपल को ना तो मैप पढ़ना आ रहा था क्योंकि इन्हें इस लैंग्वेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कपल। इसी वक्त इन्हें कोई लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई देता है तो ये लेडी अपने हस्बैंड को कहती है कि प्लीज हमें रुकना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये आदमी मना करता है कि हम आखिर क्यों किसी की मदद करेंगे। लेकिन अपनी वाइफ के इंसिस्ट करने पे ये लोग गाड़ी रोक लेते हैं। पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर तेनमा और डेटर थे। गाड़ी में ये दोनों बैठ जाते हैं जिसके बाद में ये कपल पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो और इस मैप के अंदर क्या क्या लिखा है। अब डॉक्टर तेनमा को तो जर्मनी आती थी क्योंकि वो इस जगह पे कई सालों से रह रहे थे। इसी के कारण वो इस कपल की मदद करते हैं कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसका क्या नाम है। तो ये लेडी बताती है कि तुम्हें जहाँ पे जाना है अगर ये रास्ता वही है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। डॉक्टर तेनमा शुक्रिया करते हैं और उसके बाद में गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में पता चलता है कि ये जो आदमी है वो डिटेक्टिव था, काफी सालों पहले पुलिस के अंदर था। अब छोटे से डेटर को इतनी सारी चीजें तो समझ में नहीं आ रही थी लेकिन ये जरूर पता चल गया था कि ये पुलिस वाले हैं। अगर गलती से भी डॉक्टर तेनमा के बारे में कुछ पता चल गया तो ये फंस जाएंगे। इसी के कारण डेटर डरा हुआ था और बार बार यहाँ से जाने के लिए कहता है। तब तेनमा उसे शांत करता है और उसके बाद में इस कपल से बातचीत करता है कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और साथ ही में ये भी कहता है कि मुझे लगता है आप लोग अपने रिटायरमेंट पे घूमने के लिए आए हैं तो शायद मैंने गलत टाइम पे तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर दिया, हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये आदमी बोलता है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों ऐसे भी साथ में घूमते रहते हैं और वैसे भी तुम्हें जर्मनी आती है तो तुम हमारी आगे जाके मदद कर सकते हो क्योंकि ना तो हम कहीं पे खाना खा पा रहे हैं, ना किसी से डायरेक्शन पूछ पा रहे हैं, ना ही कहीं पे पेट्रोल ढंग से भरवा पा रहे हैं। तो तुम अगर हमारे साथ में रहोगे तो अच्छा रहेगा। ये लेडी काफी ज्यादा टॉकेटिव थी, काफी ज्यादा बातचीत करती जा रही थी और डेटर को खाने पीने के लिए भी चीजें देती है। लेकिन कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। बेचारे चारों के चारों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं और काफी देर तक वेट करते रहते हैं कि आखिर कोई तो इनकी मदद करने के लिए आए। इसी वक्त डेटर किसी से लिफ्ट मांगता रहता है कि कोई आएगा तो वो सीधा लिफ्ट मांग लेगा। तभी एक बड़ा सा ट्रक आता है लेकिन ट्रक वाला कहता है कि देखो मेरी गाड़ी में इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, मैं सिर्फ 2 लोगों को बैठा सकता हूँ। तो ये जो बूढ़े कपल थे वो तेनमा को कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ और अगर तुम्हें मदद मिले तो तुम हमारे लिए भेज देना। लेकिन डॉक्टर तेनमा को कहीं ना कहीं मन से लग रहा था कि उन्हें इस कपल को यहाँ पे रात में ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब तेनमा को भी आगे जाना था। इसी के कारण वो डेटर को लेके गाड़ी में बैठ जाता है और पूछता है कि नेक्स्ट पेट्रोल का स्टेशन कहाँ पर है, जहाँ पे आदमी बताता है कि दूर दूर तक कोई स्टेशन नहीं है। डेटर भी तेनमा को कहता है कि आज हमारा लक कितना अच्छा है, हमें बैठते ही कोई दूसरी नई गाड़ी मिल गई, नहीं तो हम तो फंस ही जाते। लेकिन तेनमा को बुरा लग रहा था उस कपल को ऐसे रात में अकेला छोड़ के। काफी देर हो गई थी जहाँ पे ये लेडी कहती है कि कहीं हम फंस तो नहीं गए हैं क्योंकि अभी तक तो किसी न किसी को मदद के लिए आ जाना चाहिए। इस आदमी को डाउट हो रहा था कि तेनमा ने जरूर किसी को मदद के लिए भेजा ही नहीं होगा क्योंकि अगर भेजा होता तो अब तक कोई ना कोई तो जरूर आता क्योंकि रात हो चुकी थी। ये लेडी कहती है कि देखो जरा आसमान को, आज का आसमान कितना सुंदर है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि ऐसा सनसेट मैंने बहुत बार देखा है और तो आज मेरा सनसेट देखने का मूड नहीं है। जहाँ पे लेडी कहती है मैंने सनसेट नहीं कहा है, मैंने आज का एनवायरमेंट कहा है, देखो जरा ये लाल आसमान कितना सुंदर है, जरूर हमारा बेटा भी ये सब कुछ देख रहा होगा। जहाँ पे आदमी कहता है कि हाँ ये तो तुम सही कह रही हो, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसी वक्त इन्हें दूर से आती हुई रोशनी दिखाई देती है। इस लेडी को विश्वास ही नहीं था कि तेनमा वापस आएगा या फिर किसी की मदद भेजेगा। लेकिन तेनमा उस गाड़ी से उतर गया था और इस कपल की मदद करने के लिए खुद अपने हाथ के अंदर पेट्रोल भर के लेकर आया था एक बोतल में। उसके बाद उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल देता है। तब जाके ये कपल थोड़ा शांत होता है क्योंकि इतनी रात के अंदर बेचारे ये लोग भी फंस जाते हैं और फिर ये सब मिलके शहर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद में रेस्टोरेंट में रुक के खाना वगैरह खाते हैं। ये लेडी तेनमा को बहुत थैंक यू करती है कि अगर आज तेनमा नहीं होता तो ये बेचारे रात में अटक ही जाते। तेनमा कहता है कि थैंक यू तो मुझे आपका करना चाहिए, लिफ्ट तो आपने दी और खाना भी आपने ही खिलाया। डेटर तो बैठ के खूब सारी आइसक्रीम खा चुका था। तो ये लेडी कहती है बेटा तुम एक और आइसक्रीम लोगे क्या? तो तेनमा मना कर देता है कि अरे नहीं नहीं ये छोटा बच्चा है, इसने ऑलरेडी पहले बहुत सारी आइसक्रीम खा ली थी। इस बीच में इस अंकल ने तेनमा से पूछा भी था कि तुम दोनों बाप बेटे तो नहीं लगते हो, तो फिर आखिर तुम दोनों हो कौन? ऊपर से तुम एशियन हो, ये बच्चा जर्मन है, तुम्हारा रिलेशन क्या है? तेनमा बताता भी है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस इसीलिए साथ में है। इसी के साथ में ये आदमी अपने बारे में बताता है कि ये काफी सालों पहले डिटेक्टिव था और अखबार को नीचे रख के बताता है कि इस आदमी ने खुद की वाइफ को मारा था। तो बताओ आखिर इसने ऐसा क्यों किया होगा? मैंने जब अपनी नौकरी करी थी तो मैं कई चीजों के अंदर कंफ्यूज हो गया था कि आखिर क्रिमिनल कौन है, इनोसेंट कौन है, शक किसके ऊपर किया जाए। मुझे तो कभी कभार लगता है कि मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर हूँ ही नहीं। इतनी सारी बातों को सुन के उसकी वाइफ कहती है कि अरे अब तुम चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ये सारी चीजें आज ही मत बोलो, तुमने हो सकता है ज्यादा पी ली है। तो आदमी कहता है कि हाँ बात तो सही है, शायद मैंने ज्यादा पी ली है। जिसके बाद में लेडी वापस से तेनमा को कहती है कि अगर तुम आज नहीं होते तो हम जर्मन के इतने अच्छे खाने पीने की चीजों को मिस कर देते और खास करके तो वाइन जो तुमने सजेस्ट करी। जिसके बाद ये नेक्स्ट डे वापस से अपना सफर शुरू करते हैं जहाँ पे तेनमा इन दोनों को आगे के रास्ते बताता रहता है। ये लेडी अपने हस्बैंड को एक एड्रेस देती है। जिसके बाद में ये आदमी तेनमा को कहता है कि हमें एक जगह पे रुकना है जहाँ पे मुश्किल से 5 मिनट का काम है, उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। लेकिन ये आदमी गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन लगा देता है। तेनमा तो पुलिस स्टेशन को देखते बुरी तरीके से डर जाता है। यहाँ पे जो डेटर बैठा था वो भी कहता है कि चलो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, अगर हम यहाँ पे रुके तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन तेनमा शांति से चुपचाप बैठा था कि जरूर कुछ तो गलतफहमी हुई होगी या फिर हो सकता है इस कपल को यहाँ पे सच में काम होगा। एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पे रुकता है और
तेनमा को कंटिन्यूसली घूरने लगता है। लेकिन इस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये कार आखिर बाहर की है और पेट्रोलियम की कार के पास में लगी है, इसका मतलब है कि ये कार यहाँ की नहीं है, बाहर के कोई फॉरेनर लोग होंगे। इसी के कारण वो चला जाता है। तब जाके तेनमा को थोड़ी शांति मिलती है। यहाँ से ये कपल अब वापस नीचे उतरता है और गाड़ी में आके बैठ जाता है। वैसे इस कपल को बोलने की बहुत आदत थी, खासकर तो इस लेडी को, लेकिन अभी ये बिल्कुल चुप हो गई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो तेनमा पूछ ही लेता है कि आखिर आप लोगों को क्या हुआ, हम तो यहाँ से जाने वाले थे। जहाँ पे ये आदमी बोलता है कि हाँ, हम यहाँ से जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले हमें एक कैसल तक जाना है। हमारे बेटे ने इसका एक जिक्र किया था कि इस कैसल से इस पूरे शहर का नजारा बहुत ही सुंदर है, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो हम क्या वहाँ जा सकते हैं। तो तेनमा कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, हम वहाँ पे चलते हैं। ये कैसल काफी ज्यादा ऊंचा था। ये बूढ़ा आदमी और डेटर तो अच्छे से आराम से चढ़ पा रहे थे, लेकिन लेडी काफी ज्यादा बूढ़ी थी और बहुत ज्यादा थक रही थी। तो तेनमा उसकी मदद करता करता जाता जा रहा था। ये लोग ऊपर तक पहुंच गए थे, जहाँ का नजारा सच में बहुत ही खूबसूरत था, काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग था। जहाँ पे ये आदमी अब बताने लगता है कि उसका एक बेटा है जिसने किसी का कत्ल कर दिया है। तेनमा जब ये बात सुनता है तो सच में शॉक में आ जाता है कि क्या आपका बेटा, आखिर वो कहाँ है, कैसा है। जहाँ पे ये आदमी कहता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने मेरी नौकरी ही छोड़ दी, लेकिन मुझे मेरे बेटे से खुद मिलना है और खुद उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछना है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो इनोसेंट है, क्या उसने जबरदस्ती ऐसा कुछ किया या फिर वो सच में गिल्ट में है। ये सब चीजें जाके मुझे पता लगानी है। मैं अपने बेटे से जेल में मिलने के लिए आया हूँ। जिसके बाद में इस कपल की और डॉक्टर तेनमा की यानी कि अच्छी खासी बहुत प्यारी सी बातचीत हो जाती है। डॉक्टर तेनमा जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों को अपने दोस्त बना लेते हैं। अब ये कपल तेनमा और डेटर को एक जगह छोड़ देते हैं। जाने के बाद में ये लेडी अपने हस्बैंड को कहती है कि कितना अच्छा आदमी है, कितना पोलाइट, कितना काइंड आदमी है। आदमी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि वो एक मर्डर सस्पेक्ट है, उसने किसी का मर्डर किया है। तो ये लेडी कहती है मुझे विश्वास ही नहीं होता, इतना अच्छा आदमी कैसे किसी का मर्डर कर सकता है। जहाँ पे आदमी कहता है इसी बात पे तो मैं भी सोच रहा हूँ, मुझे पहले उसकी शक्ल देख के कुछ तो डाउट हुआ था कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। पुलिस स्टेशन में इसके वांटेड के पोस्टर लगे हुए थे, तब जाके मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से इसके साथ हूँ और मुझे ऐसा पक्का लगता है कि इसने किसी का मर्डर नहीं किया है, ये इनोसेंट है और इसके ऊपर किसी गलत चीज का नाम लगा हुआ है। हो सकता है कि हमारे बेटे के साथ में भी ऐसा ही हुआ हो। तेनमा तो यहाँ पे चला जाता है, लेकिन ये कपल अपने बेटे से मिलने के लिए एक जेल के बाहर खड़े थे। ये दोनों काफी डरे हुए थे कि आखिर इनका बेटा कैसा होगा, उसकी आंखों में इन्हें क्या देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके ये फाइनली अपने बेटे से मिलने के लिए एक जेल के बाहर आ ही जाते हैं। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा।